हेलो एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं सब? अच्छा। आज की जो रिकॉर्डिंग है, आज का जो लेक्चर है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा और एक सिर्फ एक ही एरिया के ऊपर बेस्ड है। ये लेक्चर कोई इतनी बड़ी इसमें रॉकेट साइंस में नहीं समझाने वाला। ऑडिट का एक छोटा सा पार्ट, ऑडिट रिस्क का, बिजनेस रिस्क जिसके बारे में हमने पढ़ा है, जिसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं ऑलरेडी, हमने उसी चीज़ को डिस्कस करना है आज। अगर मैं हमारा टाइम टेबल खोल के लेक्चर वाले पोर्शन को खोल के आपको दिखा दूँ, तो मैंने आपको बताया था कि ऑडिट रिस्क के अंदर बिजनेस रिस्क होता है। ये वो पोर्शन है जो कि हम लोग F8 में नहीं पढ़े होते। इससे पहले आज तक हमने अगर पढ़ा था तो कहाँ पे पढ़ा था? F5 में पढ़ा था, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर। और भला वहाँ पे हमने क्यों पढ़ा था? क्योंकि वहाँ पे हम लोग बिजनेस रिस्क ऐसे आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि रेशोज़ की वजह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कहाँ पे आ रहा है, रिस्क कहाँ पे फॉल कर रहा है, कि क्या बिज़नेस इंक्रीज़ कर सकता है, क्या बिज़नेस डिक्रीज़ कर सकता है, हम लोग ये चीज़ें पढ़ते थे। ठीक है? सेम उसी नौबत का ये भी क्वेश्चन होता है बिज़नेस रिस्क का। थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि ये उससे मिल रहा होता है। यहाँ पे हमने बिज़नेस रिस्क के बारे में पढ़ा था। और बिज़नेस रिस्क की छोटी-सी अगर मैं रिकैप आपको दे दूँ, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि बिज़नेस रिस्क होता क्या है, कि कहीं पे भी अगर मेरा प्रॉफ़िट हिट हो रहा है, कहीं पे मेरी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, बिज़नेस के अंदर इंटरनली कोई मसले-मसाइल बनने लगे हैं, जिसका मैं ये देख सकता हूँ, एक शक्की बंदा होने के मुताबिक मैं ये देख सकता हूँ कि भाई आने वाले दिनों में इंटरनल मसले-मसाइलों की वजह से ये बिज़नेस सफ़र करेगा। ठीक है? अगर वो सफ़र करेगा तो क्या होगा एट द एंड, कि बिज़नेस का मेन गोल क्या है? प्रॉफ़िट बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा, रेवेन्यू बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वो इंटरनली कोई मसले-मसाइल आ रहे हैं, ऐसे मसले जो कि कल को आने वाले दिनों में एक बिज़नेस को फ्यूचर में हिट कर सकते हैं, उसके प्रॉफ़िट को, उसके रेवेन्यू को, तो ये मसले हैं जो कि मैंने आइडेंटिफ़ाई करने हैं। उसके सॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया, जिसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे हम लोग ऑडिट रिस्क में 4 स्टेप्स के बेसिस के ऊपर अपने ऑडिट रिस्क के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। जब मैं बिज़नेस रिस्क के बारे में बात करता हूँ, तो मैंने सॉल्यूशन के बारे में बताया था, आपने कोई स्टेप नहीं फ़ॉलो करना। रिस्क की आइडेंटिफ़िकेशन जैसे हम लोग करते हैं, पहले तो आपको पता होना चाहिए ना मार्क्स किस चीज़ के हैं, आइडेंटिफ़ाई करने के तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और फिर आपने बताना है कि बिज़नेस रिस्क फ़ॉल क्यों करता है, रीज़न आपने देनी है, ठीक है? मैंने आपको 3 छोटे से स्टेप्स बताए थे और बताया था इसको फ़ॉलो करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते मत करो। लेकिन एक चीज़ हमेशा नॉर्मल होगी, कि हम लोग रिस्क की आइडेंटिफ़िकेशन लाज़मी कर रहे होंगे, और इसके साथ-साथ हम लोग उसकी रीज़न भी दे रहे होंगे व्हाई देयर इज़ अ रिस्क। बिज़नेस रिस्क क्यों फॉल करते हैं। मेन इसमें यही 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है? इसी बेसिस के ऊपर आज अच्छा, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने इससे पहले बिज़नेस रिस्क का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया प्रैक्टिकली। रीज़न बीइंग कि बिज़नेस रिस्क बहुत ईज़ी होता है, तो मैं उसको हमेशा लास्ट में रखना चाह रहा था, क्योंकि आप ऑलरेडी F5 में भी कर चुके हो। एसबीएल अगर किसी ने दिया है, तो उसमें भी आप आइडेंटिफ़ाई कर चुके होंगे कि यार रिस्क रिस्क की सिचुएशंस कैसे अराइज़ होती हैं, ठीक है? इसके अलावा F9 में आपके एनपीवी, नेट प्रेज़ेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हुए आइडेंटिफ़ाई कर रहे हो तो क्या प्रॉफ़िट मिलेगा। मतलब ये आपको बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि यार बिज़नेस इंक्रीज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। जब से आप छोटे से बच्चे थे, आपने एसीसी के अंदर एडमिशन लिया था, फ़ीस पे की थी, तो पहला सब्जेक्ट आपने डबल एंट्री पढ़ा था। डबल एंट्री गलत रिकॉर्ड हो रही है, प्रॉफ़िट हिट हो रहा है, कैसे हिट हो रहा है, ये सब कुछ आप समझ चुके हो, आपको पता है। इसलिए ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई करना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है, रीज़निंग देना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, कि भाई जहाँ पे फ्यूचर में आपका प्रॉफ़िट हिट हो सकता है, रेपुटेशन ख़राब हो रही है, बिज़नेस के अंदर कोई इंटरनल मसले-मसाइल चल रहे हैं, तो वहाँ पे आपका बिज़नेस रिस्क है, ठीक है? और इसके अलावा मैंने आपको एक ये चीज़ भी समझाई हुई है कि हम लोग कैसे इन शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ पे भी वही चीज़ होगी। अब मैं उसको लिख के नहीं बताऊँगा, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे पुरानी 2 रिकॉर्डिंग्स, जो पिछली 2 रिकॉर्डिंग्स अगर आप वो सुनो, तो मैंने उसमें आपको इंट्रोडक्शन टू एनी क्वेश्चन, कि हम लोग क्वेश्चन डायरेक्टली पार्ट ए उसने जैसे मेरे से पूछा, इवैल्यूएट द बिज़नेस रिस्क, ठीक है? रेड बैग स्पोर्ट्स अगर आज हम लोग कर रहे हैं, तो मैंने आपको कल बताया था, पहले तो ये तो आपने कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, कि पार्ट ए उसने डायरेक्ट बताया कि बिज़नेस रिस्क आइडेंटिफ़ाई करो और बताओ। पार्ट बी उसने बताया रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ये रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ऑडिट रिस्क ही होते हैं, ठीक है? इससे कोई घबराना नहीं है, कोई नई चीज़ आ गई है, सिर्फ़ उसने नाम बदल दिया है। अच्छा, हम लोग डायरेक्टली पार्ट ए लिख के क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं शुरू करते थे। हम लोग टू, फ्रॉम ये सब कुछ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, मैं पिछली रिकॉर्डिंग 2 रिकॉर्डिंग में आपको बता चुका हूँ। वही चीज़ हर 50 मार्क्स के क्वेश्चन में, हर 50 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने हमेशा से वही चीज़ फ़ॉलो करनी है अपना ये आंसर लिखने के लिए, ठीक है? जब आंसर वो लिख लोगे, इंट्रोडक्शन दे दोगे, फिर आप आओगे पार्ट ए की तरफ, हेडिंग दोगे और शुरू कर दोगे, बिस्मिल्लाह करके, या जैसे भी आप शुरू करना चाहो। अब आते हैं हम लोग सबसे, मैंने आपको बताया था कि रेड बैग स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप खुद से अटेम्प्ट करो। पूरा अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करना चाहते हो इट्स वेल एंड गुड, ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन कराए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी सिर्फ 2 क्वेश्चन करके साइड पे हट जाओ, नहीं। आपने पूरी किट करनी है। किट के अंदर जहाँ-जहाँ जिस क्वेश्चन में आपको मसले आएँगे, वो मेरे से पूछने हैं आपने, ठीक है?
आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी पूछ सकते हो, ईमेल करके अपना जो आंसर लिखा हुआ है वो मुझे भेज सकते हो। ईमेल भी हर एक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होती है। इसके अलावा आप मुझे खुद कमेंट करके ही मैसेज कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई, तो मैं आपको समझा दूँगा। इट इज़ बेटर टू आस्क मी ऑन व्हाट्सएप कि मैं उसको रिप्लाई कर सकूँ ठीक से। अच्छा, हम लोगों ने ये चीज़ मैंने कल बताई थी कि मैं आपको रेड बैक स्पोर्ट्स का क्वेश्चन कराऊँगा। इससे पहले कि मैं ये कराऊँ, आप लोग खुद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इसका पार्ट जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ पार्ट ए, और हम लोग आज सिर्फ़ पार्ट ए करेंगे, बाकी वही चीज़ें ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर तो पहले करा चुका हूँ, ठीक है? प्रिंसिपल ऑडिट प्रोसीजर्स यानी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स है, ये मैं करा चुका हूँ। एग्ज़िबिट 4 के बारे में उसने कुछ दिया हुआ होगा, ऑब्वियसली एक चीज़ सस्पिशन ऑफ फ्रॉड या फिर प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में उसने कुछ ना कुछ दिया होगा, वो अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ, खैर वो तो अभी आपने अटेम्प्ट ही नहीं करना। आ जाते हैं हम लोग आज के इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ, व्हिच इज़ बिज़नेस रिस्क। हम लोग आज बिज़नेस रिस्क करेंगे, समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है बिज़नेस रिस्क का, ठीक है? और कैसे हम लोग इसको लेके चलते हैं। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन पढ़ूँ ऊपर से दोबारा से जाके यहाँ से, मैं आपको पहले एक चीज़ आइडेंटिफ़ाई करके बता देता हूँ कि बिज़नेस रिस्क के बारे में उसने 8 मार्क्स दिए हुए हैं। अब आपको मैंने अपनी लेक्चर के अंदर ये चीज़ बताई थी कि यार बिज़नेस रिस्क जब भी आएगा ना, तो वो कोई ज़्यादा मार्क्स का नहीं होगा एक बिज़नेस रिस्क। मैक्सिमम आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं अगर 10 से ऊपर आप जा रहे हो टोटल मार्क्स के लिए। अगर यहाँ पे उसने टोटल मार्क्स 8 मार्क्स दिए हुए हैं फॉर द बिज़नेस रिस्क पार्ट, तो मैं अब लोअर साइड में हूँ, 10 से नीचे हूँ। अगर 10 से ऊपर हूँ तो मैं 3 सपोज़ करूँगा कि मुझे 3 मार्क्स मिल रहे हैं हर एक बिज़नेस रिस्क के लिए, और 10 से नीचे हूँ तो मुझे 2 मार्क्स मिल रहे हैं। अगर मुझे 8 मार्क्स इन टोटल के बारे में लिखना है, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, मैं कहता हूँ मैंने 8 मार्क्स के बारे में लिखना है, यहाँ से अगर मैं शुरू करता हूँ। 8 मार्क्स के बारे में लिखना है, हर एक के लिए 2 मार्क्स हैं, व्हिच मीन्स कि आई हैव टू राइट हाउ मेनी बिज़नेस रिस्क, 4 बिज़नेस रिस्क के बारे में मैंने लिखना है बस। और मेरे 8 मार्क्स पूरे हो जाएँगे। ओवर एंड अबव अगर आप जाना चाहते हो, अगर आपको लगता है आप थोड़ा-सा लैग करते हो बिज़नेस रिस्क में, तो इट इज़ ईज़ी कि आप एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दो, लेकिन एट द लास्ट ऑफ एग्ज़ाम। पूरा एग्ज़ाम सॉल्व करके जब फिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमेशा से आपने लिखनी है, शुरू से एक्स्ट्रा चीज़ कभी नहीं लिखनी होती। ये रिटन पेपर नहीं है। नाउ द पेपर फॉर ACCA इज़ ऑलवेज़ ऑन स्क्रीन, इट इज़ ऑलवेज़ डिजिटलाइज़्ड। अगर डिजिटल पेपर है, आप जाके वापस ऐड बैक कर सकते हो, आपको स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इट इज़ वेरी ईज़ी नाउ-अ-डेज़ टू अटेम्प्ट, कोई क्वेश्चन छोड़ दो, वापस आके उसको अटेम्प्ट कर लो, पूरा कर लो बाद में, मार्क्स ज़्यादा लेने के लिए, ठीक है? अपने आप को सेफ साइड पे रखने के लिए। लेकिन उसकी शर्त ये होती है कि पहले आप 100% पेपर मार्क्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लो। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा मिनट्स बचते हैं आपके पास, कम बैक टू द पार्ट्स जो कि आपको जहाँ पे मसला आ रहा था, फिर उनको करो। 4 मार्क्स यानी कि 4 मैंने बिज़नेस रिस्क लिखने हैं, हर एक के लिए मुझे 2 मार्क्स मिलेंगे, टोटल हैं 8 मार्क्स। अब ये चीज़ एविडेंट होगी अगर डायरेक्ट मैं इसके आंसर पे चला जाऊँ, तो उसने पार्ट ए के लिए जो मार्किंग स्कीम हर एक क्वेश्चन के बाद होती है, उसके आंसर के अंदर, आप इसको पढ़ा करें, ठीक है? उसने बिज़नेस रिस्क के बारे में बताया अप टू 2 मार्क्स फॉर ईच ऑडिट रिस्क। हर एक ऑडिट कह रहा हूँ, सॉरी, बिज़नेस रिस्क उसने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। हर एक बिज़नेस रिस्क के लिए मुझे कितने मिलेंगे? 2 मार्क्स मिलेंगे। वही बात, और नीचे ऑडिट रिस्क के लिए हम लोग को पता है कि 3 मार्क्स दे सकता है, 3 मार्क्स वही कह रहा है। ख़ैर आज हम लोग ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन नहीं करने लगे, आज हम लोग बिज़नेस रिस्क का क्वेश्चन करने लगे। तो मुझे मिल रहे हैं 2 मार्क्स। आते हैं क्वेश्चन की तरफ, पढ़ते हैं। मुझे पता है मैंने 4 बिज़नेस रिस्क आइडेंटिफ़ाई करने हैं, उनके ऊपर लिख देना है। ठीक है? रेड बैक स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज़ आई थिंक मार्च, जून, और दिस वाज़ 2017 का कोई ये क्वेश्चन है जो कि ये वाला फ़ॉल करता है, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट है, सबसे डिफ़िकल्ट बिज़नेस रिस्क के अंदर क्वेश्चन इस वक़्त तक मेरे सामने जो है वो यही क्वेश्चन है। पास्ट पेपर्स पे अभी तक हम लोग नहीं गए, वो बाद में देखेंगे उनको। उनकी तरफ जाना भी नहीं है आप लोगों ने, अगर आप मेरे साथ एक कंटिन्यूएशन में चल रहे हो। क्योंकि पास्ट क्वेश्चन्स आपके वो पार्ट होते हैं जो हम लोग एज़ अ टाइप ऑफ एग्ज़ाम सॉल्व करते हैं अपने लिए। अगर कोई भी टीचर हो, मैं हूँ या कोई और हो, कोई भी लेक्चरर आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं ना, और आपने उस क्वेश्चन को पहले से समझा हुआ नहीं है, पहले से किया हुआ नहीं, वो क्वेश्चन आपका ज़ाया हो गया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक पास्ट रीसेंट पेपर का क्वेश्चन उठा के आपको करा देता हूँ और आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया हुआ पहले, आपका वो क्वेश्चन ज़ाया हो गया। आज से 10 साल बाद भी आप वो क्वेश्चन उठा के पढ़ोगे, आपको पता होगा भाई इसमें यहाँ-यहाँ रिस्क है। अगर आपको पता है फिर फ़ायदा, पेपर में तो आपको नहीं पता होगा ना कि कहाँ पे बिज़नेस रिस्क है, कहाँ पे नहीं है। वहाँ पे तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ होगा आपके लिए कि भाई ये कैसा क्वेश्चन आ गया। सेम गोज़ फॉर पास्ट पेपर के क्वेश्चन। पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी मैं कराऊँगा नहीं, जब मैं आपको होमवर्क दूँगा, पास्ट पेपर का क्वेश्चन बोलूँगा 3 घंटे में मेरे सॉल्व करके दो, टाइमिंग होगी, उसके बाद में वो आपको लाइव क्लास में करवाऊँगा पूरा का पूरा कि कैसे होता है ये क्वेश्चन, और हर एक स्टूडेंट का मैं चेक भी करूँगा। ठीक है?
लेट्स कम टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन, रेडबैक स्पोर्ट्स का क्या कहते हैं, हमने सिर्फ 4 बिज़नेस रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं आज के लिए। पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, बिज़नेस रिस्क सारे जितने भी हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि यार लिखना किन-किन के बारे में। पेपर में आपने ये वाली टेक्नीक नहीं अप्लाई करनी है। एज़ अ लेक्चरर यहाँ पे क्लास में तो मैं आपको ये वाली टेक्नीक अप्लाई करके देता हूँ कि यार मैं सारे बिज़नेस रिस्क आइडेंटिफाई करूँगा, सारे ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करूँगा ताकि आपको पता हो कैसे किए जाते हैं। लेकिन पेपर में जैसे ही आपने 4 आइडेंटिफाई कर लिए और आपको लगता है कि ये वेल सूटेड है टुवर्ड्स द सिनेरियो, अच्छे बड़े बिज़नेस रिस्क हैं, बड़े ऑडिट रिस्क हैं, इसके लिए मुझे मार्क्स मिल सकते हैं, तो फिर आपने आगे नहीं जाना, बस उनके बारे में लिखो और चुप करके आगे मूव कर जाओ बस। ठीक है? पढ़ते हैं इसको, बिज़नेस रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। यू आर अ मैनेजर इन द ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ हंट्समैन एंड कॉर्पोरेशन, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, रिस्पांसिबल फॉर द ऑडिट ऑफ सेवरल कंपनीज एंड फॉर इवैल्यूएटिंग द एक्सेप्टेंस डिसीजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ पोटेंशियल न्यू ऑडिट क्लाइंट्स। भाई मुझे उसने 2 काम दिए हैं। पहली बात उसने मुझे बताई है कि मैं एक मैनेजर हूँ, किस फर्म में? हंट्समैन एंड कॉर्पोरेशन में। मेरे 2 काम हैं। एक एक क्या काम है कि मैं ऑडिट करता हूँ बहुत ज़्यादा कंपनीज़ का एज़ अ मैनेजर, और दूसरा अगर कोई नया क्लाइंट आ रहा है तो एक्सेप्ट करना है उस क्लाइंट को या नहीं, ये भी मैं डिसाइड करता हूँ। अब ये एक्सेप्टेंस वाला जो फॉर्म है ना, ये हम लोग आज नहीं करने वाले। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को भी करो ना, तो ये वाला हम लोग आज नहीं करने वाले। रीज़न बीइंग कि हमने अभी इसके बारे में नहीं पढ़ा। ठीक है? जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस डिसीजन करना एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। ये अदर साइड पे आ जाता है, इससे बाहर आ जाता है। ठीक है? ये वो छोटे-छोटे टॉपिक्स में जो कि अभी हमने नहीं पढ़े, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। बाकी अभी सिर्फ 3 चैप्टर्स हमने किए हैं, अभी बहुत चैप्टर्स रहते हैं। ठीक है? तो हम लोग इसको बाद में देखेंगे। लेट्स कम अगेन, आगे आते हैं। आगे वो क्या कहते हैं, वन ऑफ योर ऑडिट क्लाइंट इज़ रेडबैक स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन व्हिच ऑपरेट्स अ चेन ऑफ स्पोर्ट्स एंड लेयर सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है भाई, रेडबैक स्पोर्ट्स जो है वो क्या-क्या करता है? स्पोर्ट्स एंड लेयर सेंटर्स हैं। ज़्यादातर जिम्स कह सकते हो, स्विमिंग पूल्स कह सकते हो, स्पोर्ट्स एंड लेयर्स में यही चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है? या फिर आप रूफटॉप टेबल टेनिस कोर्ट्स और इस तरह की चीज़ें, फुटबॉल कोर्ट्स हो गए, फुटबॉल ग्राउंड्स हो गए, ये चीज़ें ऑन करना। दीज़ आर ऑल स्पोर्ट्स एंड लेयर्स। क्या करती है कंपनी? द कंपनी हैज़ अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑफ 28 फरवरी 2019। मेरे लिए ये वाली इन्फॉर्मेशन थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है। एसबीआर में बहुत इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पे मैं हाइलाइट कर लूँगा इसको। क्या पता कहीं न कहीं मुझे ईयर एंड लिखना पड़े, तो मेरे सामने हो। एंड यू आर अबाउट टू स्टार्ट प्लानिंग द ऑडिट। अच्छा, हम लोग प्लान कर रहे हैं रेड पैक स्पोर्ट्स का ऑडिट। Stella Cross, the audit engagement partner, met with the company's finance director last week to discuss business developments in the year and recent financial performance. अच्छा, Stella Cross की मीटिंग हुई हुई है फाइनेंस डायरेक्टर के साथ, कुछ डिस्कशंस हुई हुई हैं, ठीक है। मेरा अभी तक कोई यहाँ पे रिस्क मैंने नहीं आइडेंटिफाई किया। आगे क्या है? इन एडिशन स्टेला हैज बीन अप्रोच्ड बाय मिक। मुझे काइंडली 1 मिनट दें आप। अच्छा, आई एम सॉरी फॉर द डिले। लेट्स कम टुवर्ड्स द क्वेश्चन बैक, हम लोग यहाँ पे थे। वो कहता है, इन एडिशन स्टेला हैज बीन अप्रोच्ड बाय मिक एमू, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एमू जिम्स कॉर्पोरेशन। अच्छा, एमू जिम्स कॉर्पोरेशन भी यहाँ पे हमारा एक क्लाइंट है, एक और क्लाइंट है रेडबैक स्पोर्ट्स के अलावा। एक रिस्क मेरे दिमाग में आ रहा है जो कि हम लोगों ने F8 में पढ़ा था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको याद हो, अगर एक ऑडिटर सेम इंडस्ट्री में 2 क्लाइंट्स को दे रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। हो सकता है उसने नीचे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा हो। लेकिन अभी मेरा उससे कोई लेना-देना नहीं है। Mick has inquired regarding whether Huntsman and Corporation can provide the company with an audit or limited assurance review. And Stella would like to know, and Stella would like you to evaluate this request. कंपनी ने हमें रिक्वेस्ट की कि भाई ऑडिट या फिर लिमिटेड एश्योरेंस रिव्यू के बारे में बताओ, क्या तुम कर सकते हो या नहीं? और मेरा काम है उसको, एक्सेप्टेंस वाला मैनेजर भी हूँ, तो मेरा भी यही काम बनता है कि मैं देखूँ क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं। Huntsman and Corporation already provides a payroll service to MU James Corporation and has assisted Mick with his personal tax planning in the past. भाई familiarity threat आ गया, लेकिन अभी उसकी तरफ नहीं जाएँगे क्योंकि हमने एथिकल इश्यूज ट्रिपल ए के लिए हमने नहीं पढ़े। familiarity threat आ गया कैसे? कि आप उस कंपनी को, एक पहली चीज़ कि आप उस कंपनी को पेरोल सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो ऑलरेडी, सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा जब उसी चीज़ का ऑडिट कर रहे होगे जो आपने बनाई है। और दूसरी चीज़, जो उधर का मैनेजिंग डायरेक्टर है, उस जिम का, जो दूसरी कंपनी है, आप उसको ऑलरेडी पहले भी पर्सनल टैक्स प्लानिंग दे चुके हो। तो इससे क्या होगा कि फ़ैमिलियरिटी थ्रेट भी आ जाएगा कि आपकी उसके साथ दोस्ती वगैरह हुई होगी, तो ख़ैर हम लोग इसको बाद में देखेंगे।
Mick has also a suspicion that several employees are carrying out a fraud in the company. अच्छा ठीक है. And he has asked whether an audit or limited assurance review would have alerted him earlier to this situation. ठीक है, हम लोग इसको भी जाने देते हैं. मोस्ट प्रोबेबली हमारे बिजनेस रिस्क यहाँ से नहीं उठने वाले, रेड बैक स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन से ही उठेंगे. ठीक है, दो सेपरेट कंपनीज और मतलब इन दोनों के लिए एक सेपरेट रिक्वायरमेंट अब बनेगी. अच्छा, हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं. पहला पार्ट क्या है कि भाई एन ईमेल है स्टेला क्रॉस की तरफ से रेड बैक स्पोर्ट्स की भी और एमयू कॉर्पोरेशन की भी. ठीक है, नोट्स हैं मीटिंग के स्टेला कॉर्पोरेशन ने जो की है फाइनेंस डायरेक्टर के साथ रेड बैक कॉर्पोरेशन के. ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि यहाँ से मुझे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी. आगे क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द लेटेस्ट मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑफ रेड बैक स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन. ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी मैं कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई कर सकता हूँ. ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं इंपॉर्टेंट चीजों को ग्रीन में. नोट्स ऑफ अ telephone conversation which Stella had yesterday with Mick Emu, managing director of MU Corporation. पहली चीज तो मुझे आप ये बताओ कि आप क्यों टेलीफोन पे बात कर रहे हो उसके साथ. यहाँ पे एक एथिकल रिस्क उठता है कि अगर आप उसके साथ इतने क्लोज हो के आप यू आर टॉकिंग विद हिम अपॉन टेलीफोन, तो यहाँ पे क्या जरूरी नहीं है कि आपको मेल करनी चाहिए थी, एक प्रोफेशनल वे से जाना चाहिए था. इफ देयर इज नो प्रोफेशनलिज्म मतलब आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अपना खो चुके होगे अभी तक. लेकिन हम लोग प्रोफेशनल एंड एथिक्स के ऊपर अभी नहीं जाएंगे. आइडेंटिफाई करके दे रहा हूँ क्योंकि अगला टॉपिक हमारा प्रोफेशनल एंड एथिक्स से है. यहाँ से मैं आपकी बेस बनाना शुरू करूंगा, तभी आपको आगे जब क्लास में मैं टॉपिक समझा रहा हूँ तभी आपको ये चीज समझ आएगी. अभी से इसलिए आइडेंटिफाई करके दे रहा हूँ. इसी तरीके से हम लोग बाकी सारे क्वेश्चंस में भी आइडेंटिफाई कर रहे होंगे जब हम लोग इसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे. क्या है रिक्वायरमेंट, रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शंस इन द मेल फ्रॉम ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर. 46 मार्क्स के लिए अगेन 4 मार्क्स मेरे किस चीज के लिए हैं, लॉजिकल फ्लो होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब प्रोफेशनल तरीके से लिखा हो. वही बात जब मैं अपना क्वेश्चन शुरू करूंगा तो मैं ये सारी चीज कॉपी पेस्ट करूंगा, कैसे अपना इंट्रोडक्शन बनाऊंगा, पुरानी 2 वीडियोस के आप पहले 15 मिनट देख लो, आपको जिंदगी भर ये चीज नहीं भूलने लगी. प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आएगी कि आप जब मेल लिखते हो कैसे लिखते हो. ठीक है, हम लोग वो चीज आज नहीं बनाएंगे. लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पार्ट ए, इवैल्यूएट द बिजनेस रिस्क टू बी कंसीडर्ड इन प्लानिंग द कंपनीज ऑडिट. ठीक है, किस चीज के लिए पूछा है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन एग्जिबिट 2 एंड 3. सिर्फ 2 एंड 3 के लिए. 2 एंड 3 यहाँ पे मतलब दोनों चीजें रेड बैक स्पोर्ट्स से रिलेट करती हैं. मतलब जो मैंने बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ रेड बैक स्पोर्ट्स के लिए करने हैं. कंपनी आर इसको हम लोग शॉर्ट नेम दे देते हैं. ठीक आ जाते हैं. अब आते हैं हम लोग अपने एग्जिबिट 2 और एग्जिबिट 3 के ऊपर. मीटिंग अटेंडीज कौन कौन थे, स्टेला क्रॉस थी एंगेजमेंट पार्टनर हंट्समैन एंड कॉर्पोरेशन की, और एनीटा बे फाइनेंस डायरेक्टर रेड स्पेक स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन. ये दोनों मीटिंग के अंदर थे. क्या बातें हुई हैं, बिजनेस बैकग्राउंड की बात सोचते हैं. रेड बैक स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन ऑपरेट्स 30 स्पोर्ट्स एंड लेयर सेंटर्स अराउंड द कंट्री. अब यहाँ से प्लीज ध्यान देना क्योंकि बिजनेस रिस्क पहली दफा मैं आपको क्वेश्चन लाइव करा रहा हूँ, तो आपने इस चीज पे ध्यान देना कि कैसे बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई किया जाता है. रेड बैट स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन ऑपरेट्स 30 स्पोर्ट्स एंड लेयर सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री. मेरे लिए यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है. Each center has a large gym and a swimming pool. ठीक है, and many also have a tennis and badminton courts. ठीक है भाई, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं मिली मुझे अभी तक. Given the nature of the company's operations, it has to comply with health and safety regulations set out by the national regulatory body. And its facilities are inspected regularly to ensure that all regulations are being followed and for the company to retain its operating license. मेरे लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया. कैसे हुआ, देखो भाई मैंने पूरा का पूरा पिछला जो अभी तक पढ़ा है ना, मुझे एक चीज इससे समझ आई है कि ये जो कंपनी है ना, इसने हर साल क्या कहते हैं वो, given the nature of the company it has to comply with health blah 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 it's inspected. अच्छा जी, हर बार इनकी फैसिलिटीज इंस्पेक्ट होती हैं रेगुलरली. रेगुलर इंस्पेक्शन है, जरूरी नहीं है कि एक साल में हो, किसी वक्त भी हो सकते हैं, लेकिन वो रेगुलर है. और अगर रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रही तो उनका ऑपरेटिंग लाइसेंस क्या होगा, बंद कर दिया जाएगा. इसका क्या मतलब है, मेरे लिए एक रिस्क है, बिजनेस रिस्क है कि पॉसिबिलिटी क्या ये नहीं है कि मैं उन हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस को मीट ना कर रहा हुआ कभी, तो मेरा जो लाइसेंस है वो मेरे से ले लिया जाएगा, उसके बदले जो मेरा प्रॉफिट है वो गिर जाएगा क्योंकि रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा होगा, विच इज अ बिग बिजनेस रिस्क फॉर मी. और इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस को मेंटेन करने के लिए आई विल हैव टू बेयर अ ह्यूज कॉस्ट कि मेरी हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस हर साल हर इंस्पेक्शन पे मीट करती हूँ, जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट भी है. तो यहाँ पे एक मेरे पास बिजनेस रिस्क बन गया कि भाई मेरा अगर इन द फ्यूचर अगर मैं कभी मीट ना कर रहा हुआ अपने हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस को, तो मेरा लाइसेंस मेरे से ले लिया जाएगा. अगर लाइसेंस ले लिया गया तो इजंट इट पॉसिबल, हो सकता है लाइसेंस ले लिया जाए, क्योंकि मैं शक्ति हूं तो मैं ये बात सोचूंगा. अगर लाइसेंस ले लिया गया तो क्या होगा कि फ्यूचर में आई विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट एंड आई विल नॉट बी एबल टू जनरेट इनकम यानी रेवेन्यू, एंड इन द एंड माय प्रॉफिट विल बी हिट नेगेटिवली. तो यहाँ पे मेरे पास पहला बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई हो गया.
ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं? द कंपनी इज नॉट लिस्टेड एंड देयरफॉर डज नॉट नीड टू कंप्लाई विद लोकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस। अच्छा, वो लिस्टेड नहीं है तो इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स हमारे लिए न्यूट्रल तरीके पे वही होते हैं जो कि हमने F8 में पढ़े हुए हैं कि भाई कैसे हम लोग एक डिफरेंट कमिटीज होती हैं, ऑडिट कमिटीज होती हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, उन सबका होना जरूरी है और 2 डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। अब वो लिस्टेड नहीं है तो इन रेगुलेशंस के साथ उसको मीट करना जरूरी नहीं है। लेकिन आगे कहते हैं कि हाउ एवर द कंपनीज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड द चेयरमैन कंसिडर्स it good practice to have independent input to the board and there are two non-executive directors। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक अच्छा काम किया हुआ है कि उन्होंने बजाय इसके कि उन पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक नॉन ऑपरेटिंग डायरेक्टर, दो नॉन ऑपरेटिंग डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपने पास हायर किए हुए हैं। ठीक है भाई, गुड है। One of the non-executive directors is a layer industry who was chairman of rival company दिस एबीसी कॉर्पोरेशन फॉर 10 इयर्स। ठीक है, ये कंपेटिटर था हमारा और यहाँ पे उठ के आ चुका है। ठीक है, हमें एक अच्छी चीज मिल रही है इससे, इसका एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा, वी आर गेटिंग समथिंग गुड फ्रॉम हिम। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई बिजनेस रिस्क अभी तक नहीं आइडेंटिफाई हुआ। आगे क्या है? द सेकंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज एन एकेडमिक हु स्पेशलाइजेस इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड हु हैज रिटन सेवरल बुक्स ऑन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन द स्पोर्ट्स एंड लेयर इंडस्ट्री। ठीक है भाई, दूसरे के बंदे के बारे में उसने बता दिया, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, मुझे यहाँ पे भी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं मिली। आगे क्या कहते हैं? The company's board has approved a plan to expand through acquiring layer and sports facilities providers. The strategy is not likely to be implemented for another 2 years when the board would like the first acquisition to take place। अच्छा, यहाँ पे एक उसने बहुत इंपॉर्टेंट की है इस सारी इस बात में कि कंपनी जो है ना वो एक्सपेंड करना चाहती है। एक्सपेंड करने के लिए वो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करेंगे लेकिन वो 2 साल तक नहीं होगी, 2 साल के बाद होगी। और वो क्या है कि वो एक्विजिशंस करेंगे। अब वो एक्विजिशंस कंपनीज भी खरीद सकते हैं, डिफरेंट एसेट्स भी खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एज सच मुझे कोई इतनी बड़ी बात अभी तक नहीं मिल रही। लेकिन हो सकता है मेरे लिए थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए आगे जाके, क्योंकि जब आप एक्विजिशंस कर रहे हो तो आप क्या करते हो? ऑब्वियसली आपको पैसे चाहिए, आपको कैश चाहिए, आपको आपको आपके पास बैकअप होना चाहिए हर एक चीज़ के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको हाइलाइट कर देता हूँ लेट्स से पिंक के साथ के हो सकता है इधर कोई रिस्क हो अगर मुझे कोई आगे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आगे वो क्या कहते हैं? हाउएवर पोटेंशियल टारगेट कंपनीज विल बी आइडेंटिफाइड इन द नेक्स्ट 12 टू 18 मंथ्स। अल्टीमेटली द बोर्ड वुड लाइक टू सीक अ फ्लोटेशन ऑफ द कंपनी विद इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। मतलब अगले 5 साल में कंपनी जो है वो लिस्ट पे होना चाहती है, अभी अनलिस्टेड है। मेरे पास एक रिस्क बन गया। क्या रिस्क है? देखो, अब गौर से सुनो। अगर इस वक़्त आप मैंने आपको बताया था कि इंटरनल मामलात जिनमें मुश्किलात पड़ी है ना कंपनी को जो गलत हैं, वो भी कल को मटीरियलाइज़ होके बिज़नेस रिस्क बन जाते हैं, तो आज से उनको आइडेंटिफ़ाई करो। मैंने अभी तक ऊपर ये चीज़ पढ़ी थी कि आई एम नॉट अ लिस्टेड कंपनी। अगर मैं लिस्टेड नहीं हूँ, मेरे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होते। इसी वजह से सिर्फ 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, ना कोई ऑडिट कमिटी है, कोई और चीज़ नहीं है। ना कोई रिम्यूनरेशन कमिटी, और मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स को भी मीट भी नहीं कर रहा। अगर मैं लिस्टेड भी होता तो तब भी मीट नहीं कर रहा था। सिर्फ 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। लेकिन अगले 5 साल में मैं क्या होना चाहता हूँ? लिस्ट होना चाहता हूँ। अगर मैं लिस्ट होना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई विल हैव टू कंप्लाई विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स। मुझे ऑडिट कमिटी चाहिए होगी, मुझे डिफरेंट चीज़ें चाहिए होंगी। रिस्क मटीरियलाइज़ हो गया, इंटरनल मामलात निकल आए, इन चीज़ों को बनाने में एक्सटेंसिव कॉस्ट आएगी कंपनी की, और कॉस्ट आएगी तो क्या होगा? प्रॉफिट गिरेगा। समझ आई? कि अगले 5 साल में अगर आप लिस्ट होना चाहते हो तो अगले 5 साल में हर साल कोई 1 साल आप नया नॉन एग्ज़ेक्युटिव लेकर आ रहे होगे, कोई कमिटी बना रहे होगे, ऑडिट कमिटी बना रहे होगे, नए लोगों को हायर कर रहे होगे उस कमिटीज़ के लिए, तो क्या होगा कि आपके पास एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, एक्स्ट्रा बर्डन आएगा, उसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स गिरेंगे। बिज़नेस रिस्क तो आपके सामने बन गया ना। मैंने आपको क्या बताया था कि प्रॉफिट्स हिट हो रहे हैं। अगर आपको फ्यूचर में लगता है कहीं पे प्रॉफिट्स हिट हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करने लिए बिज़नेस रिस्क। अगर बेशक आपको लगे कि भाई यहाँ पे कोई बिज़नेस रिस्क नहीं बनता। लेकिन पहली चीज़, यहाँ तक मैंने पढ़ा मुझे कोई बिज़नेस रिस्क नहीं आइडेंटिफ़ाई हुआ। इस सारे पैराग्राफ को मैंने पढ़ा, मुझे कोई बिज़नेस रिस्क नहीं आइडेंटिफ़ाई हुआ। लेकिन जब मैंने ये चीज़ पढ़ी ना, मुझे बिज़नेस रिस्क आइडेंटिफ़ाई हो गया कि भाई ये तो अगले 5 साल में लिस्ट होना चाहते हैं। अगर लिस्ट होना चाहते हैं ना इनके पास, अगर तो इनके पास देखो अभी तक कमिटीज़ होती, सब कुछ वैसे ही होता जैसे कि नॉर्मली एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल के अंदर होता है, तो मेरे लिए बिज़नेस रिस्क ना बनता। क्यों? क्योंकि 5 साल में लिस्ट होने में कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं करनी। ऑलरेडी सब कुछ वैसे ही जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। लेकिन अभी तो वैसे नहीं है, सिर्फ 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। कितनी कमिटीज़ आपने बनानी है? रिम्यूनरेशन कमिटी है, नॉमिनेशन कमिटी है, ऑडिट कमिटी, इस तरह की और डिफरेंट कमिटीज़ हैं। हर कमिटी पे एक-एक स्पेशल बंदा बैठेगा, वो स्पेशल बंदे हायर करोगे, कमिटी बनाने की अपनी कॉस्ट होगी। इतनी डिफरेंट कॉस्ट होंगी, जिस कॉस्ट जब मटीरियलाइज़ होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएँगे तो कहाँ पे हिट करेंगे? प्रॉफिट को हिट करेंगे ना, प्रॉफिट के कम होगा अगले 5 साल तक आपका।
ठीक है? इन सारी चीज़ों को हिट करने के लिए कंपनी का तो गोल है कि उसने लिस्ट होना है। अगर गोल है लिस्ट होना है तो उन्हें ये काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और रिस्क मेरे पास आ गया। आगे वो क्या कहते हैं एंड दे कंसिडर दैट एक्सपेंडिंग द कंपनी वुड इम्प्रूव प्रॉफिट्स एंड मेक स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग मोर फीसिबल। ठीक है, कोई ऐसी बात मुझे अभी तक इधर भी नहीं मिली। लेकिन मेरे पास दूसरा रिस्क केवल आइडेंटिफाई हो गया, कंपनी लिस्ट होना चाहती है और उनकी एक्सपेंसिव कॉस्ट आने वाली है, बी रेडी फॉर इट। 2 रिस्क मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ। ठीक है? आगे क्या चीज़ है कि रेडबैक स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन हैज़ अ स्मॉल इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट विद 2 स्टाफ हू रिपोर्ट टू द फाइनेंस डायरेक्टर एज़ द बोर्ड डज़ नॉट हैव एन ऑडिट कमिटी। वही बात जो मैं कह रहा था, लेकिन यहाँ पे अब इस सारे पैराग्राफ को भी लिखते हुए ऑडिट रिस्क लिखते हुए सॉरी बिज़नेस रिस्क लिखते हुए मैं इस पॉइंट के अंदर इंक्लूड करूँगा। कैसे? कि भाई देखो फ्लोटेशन आपने करनी है 5 साल में, ना आपके पास कोई कमिटी ना ऑडिट कमिटी, इट विल हैव एन एक्सटेंसिव कॉस्ट। फर्दर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल के साथ नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रूल कहता है कि जो आपकी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, उसने किसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड होना होता है? ऑडिट कमिटी के साथ। वो फाइनेंस डायरेक्टर को क्यों रिपोर्ट कर रही है? इस चीज़ को भी आप ठीक करोगे, जब इस चीज़ को ठीक करोगे तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो यहाँ पे इसके अंदर। 2 रिस्क आपके पास है। ठीक है? आपको मटेरियल मिल गया बेसिकली लिखने के लिए कि क्यों बिज़नेस रिस्क है। आगे क्या है? द कंपनी ऑफर्स अ मेंबरशिप स्कीम वेयरबाय फॉर एनुअल सब्सक्रिप्शन मेंबर्स कैन यूज फैसिलिटीज एट एनी ऑफ द कॉस्ट सेंटर्स। ठीक है, किसी भी जगह पे आप मेंबरशिप ले लो, किसी भी जगह पे जाओ, इनके 30 हमने देखे हैं ना, 30 डिफरेंट सेंटर्स हैं इनके, और 30 डिफरेंट सेंटर्स पे जाके आप कहीं पे भी अपना काम कर सकते हो। आप जो वहाँ पे जाके एन्जॉय कर सकते हो आराम से। कस्टमर्स हू आर नॉट मेंबर्स कैन पे एक्सेस फॉर अ सेंटर फॉर अ डे अंडर द कंपनीज़ पे एज़ यू गो प्लान। अच्छा, इनका एक तो मेंबरशिप वाला प्लान है और दूसरा क्या प्लान है कि भाई आप आओ, पैसे दो और एन्जॉय करो लेयर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को। ठीक है? ये काम भी आप कर सकते हो। द मेंबरशिप स्कीम अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सिमेटली 85% ऑफ द ग्रुप्स रेवेन्यू। अच्छा, मेरा जो 85% ग्रुप रेवेन्यू वो किधर से आता है? मेंबरशिप से उठ के आता है, और बाकी का रेवेन्यू किधर से उठ के आ रहा है? पे एज़ यू गो सेल्स के साथ। ठीक है? अभी यहाँ तक मुझे कोई रिस्क नहीं मिला, लेकिन हो सकता है कहीं पे ये इन्फॉर्मेशन मैं यूज़ कर सकूँ अपने किसी रिस्क में लिखने के लिए, तो मैं इसको आइडेंटिफ़ाई कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये आइडेंटिफ़ाई की थी। आगे आते हैं। बिज़नेस डेवलपमेंट्स इन द ईयर, क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं बिज़नेस के अंदर, जो चेंजेस आई हैं, वो क्या कहते हैं कि द इंडस्ट्री इज़ कम्पिटिटिव, ठीक है, एंड द कंपनी स्ट्रैटेजी इज़ टू एनकरेज कस्टमर्स टू रिन्यू देयर मेंबरशिप टू अट्रैक्ट न्यू मेंबर्स बाय ऑफरिंग अ रेंज ऑफ न्यू एक्टिविटीज़। कोई यहाँ पे रिस्क नहीं मिल रहा मुझे, लेकिन मुझे ये लाइन इंपॉर्टेंट लग रही है। हो सकता है कि मैं इसको रिस्क में मटीरियल लिखने के लिए यूज़ कर सकूँ। आगे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस डायरेक्टर, अ सक्सेसफुल इनिशिएटिव व्हिच स्टार्टेड इन मार्च 2018 is the Healthy Kids campaign. This offers children 2 hours coaching per week in a range of sports including swimming and tennis. ठीक है, आगे क्या कहते हैं? This coaching is provided free as part of their parents membership and it has proved to be very successful. ठीक है भाई, मेरा बिजनेस उसकी वजह से ग्रो किया है। The finance director estimates that it has led to 3,000 new members since it was launched. ओके, ठीक है, मुझे कोई यहाँ पे एज़ सच कोई रिस्क अभी तक नहीं मिला। मैं यहाँ पे कोई मटीरियल रिस्क नहीं बयान कर सकता। छोटे-मोटे रिस्क बता सकता हूँ कि भाई देखो, किड्स हैं आपके पास, क्या पता आप उनको ठीक से हैंडल नहीं कर सकते, उन किड्स की स्विमिंग एक्टिविटीज़ को, टेनिस की एक्टिविटीज़ को। अगर कोई किड जो है वो इंजर हो जाता है, तो आपको उनके पेरेंट्स आपको सू कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन भी हिट होगी, कोई नए बच्चे नहीं लेकर आएगा आपके पास एडमिशन के लिए, पुराने भी हो सकता है चले जाएँ, और दूसरी चीज़ रेवेन्यू गिरेगा, प्रॉफिट भी गिरेगा, क्योंकि सू करने की कॉस्ट भी होगी कोई ना कोई। ठीक है? लेकिन ये कोई मटीरियल मुझे नहीं लग रहा, मुझे एज़ सच इस तरह के रिस्क अब नहीं लिखने उठा के। हो सकता है इससे बेहतर रिस्क मिल जाए। लेकिन अगर मुझे ना मिले तो मैं ये वाला पॉइंट लिख सकता हूँ कहीं न कहीं पे कि यार चलो हो सकता है कहीं न कहीं ये यूज़ हो जाए। ठीक है? In June 2018, the company opened a new coastal sport and leisure center, which as well as offering the usual facilities, also has a scuba diving center and offers other water sports facilities. ठीक है? An investment of 12 million was also made in the new gym equipment across all centers to ensure that the company offers most modern facilities to the customers. मैंने इन्वेस्टमेंट की है एडिशनल, ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है। मुझे यहाँ पे रिस्क नहीं मिला अभी तक कि क्यों ये रिस्क बन सकता है, कैसे मटेरियलाइज हो सकता है, लेकिन मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, हो सकता है इंपॉर्टेंट। अभी तक सिर्फ 2 रिस्क मुझे मिले हैं जिनके बारे में सही तरीके से मैं लिख सकता हूँ। इसके अलावा 2 मेरे अभी रहते हैं लिखने के लिए। An advertising campaign has been launched to promote the company brand generally and to make customers aware of the investments in the facilities which have been made. As part of this campaign, the company paid 1 million to a famous athlete to endorse the company for a period of 2 years. अच्छा, एथलीट को पेमेंट की हुई है, ठीक है।
कोई मतलब मार्केटिंग एक्सपेंस है मेरा एज टाइप ऑफ ये। द एथलीट विल अपीयर एट द ओपनिंग ऑफ द न्यू कोस्टल स्पोर्ट्स सेंटर एंड हैज एग्रीड टू फीचर इन पोस्टर एडवर्टाइजमेंट फॉर द नेक्स्ट 2 years। ठीक है, उसने ये अगर काम किया है, मुझे कोई ऐसा सच बात नहीं है। ऑडिट ड्रेस यहाँ पे अलग बनता है, कैसे बनता है ये अब आपको खुद आइडेंटिफाई करना है, मैं बता दूं कोई फायदा नहीं है आपके आइडेंटिफिकेशन का पे। Redback Sports Corporation is also involved with a government initiative to help unemployed people to have access to sports facilities. The company received a grant of 2 million in September 2018, under the terms of which it allows unemployed people 3 hours of free access to its facilities per month. हर बंदे को 3 घंटा पर मंथ पर डे देंगे, नहीं, अनएम्प्लॉयड पीपल 3 hours ऑफ फ्री एक्सेस टू इट्स फैसिलिटीज पर मंथ, यानी हर बंदे को एक महीने के 3 घंटे देंगे। बाय द एंड ऑफ नवंबर 33,900 free hours of facilities use have been provided under this scheme. The government intends the initiative to run for 3 years to promote long term health of participants। अच्छा, यहाँ पे ना उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की हुई देखो, लेकिन मैं इसको अकेले नहीं लिख सकता इस रिस्क को, कैसे? इफ आई कम अबव, मैंने ये चीज पढ़ी थी कि मेरे पास कौन कौन है। 85%, ये जो मैंने हाईलाइट की थी, 85% मेरा रेवेन्यू किधर से जनरेट हो रहा है, मेंबरशिप स्कीम से। बाकी पे एज यू गो से हो रहा है 15%। मेरे उसके मेंबर्स आ गए, मेरे मेंबर्स आ गए 3000 न्यू। इसके अलावा क्यों? क्योंकि मैंने चिल्ड्रन वाली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी ऑफर की हैं। और इसके एडिशन में मैं क्या उठा रहा हूँ, मैं उठा रहा हूँ गवर्नमेंट का भी कॉन्ट्रैक्ट, वो मुझे $2 million की ग्रांट दे रहे हैं, उसके बदले में इतने लोग हायर करूँ। कितने? देखो कैसे, 33,900 टोटल फ्री आवर्स दे रहा हूँ सिर्फ नवंबर तक। यानी कि एक साल में 11 महीने के लिए मैंने सिर्फ 33,900 आवर्स दिए। हर एक बंदे को 3 घंटे देता हूँ पर मंथ। कितने बंदों को मैंने दिया होगा भाई? कैपेसिटी आपकी नहीं हिट हो रही इस वक्त। आप ऑलरेडी मेंबर्स को भी 30 सिर्फ दे रहे हो फैसिलिटीज, 30 फैसिलिटीज आपने मेंबर्स को दी हुई है। 30 फैसिलिटीज में मेंबर्स और पे एज यू गो वाले मेंबर भी आते थे, ठीक है। उसके अलावा फिर आपने 3,000 न्यू मेंबर्स बना लिए, किधर से? जो बच्चों वाली आपने स्कीम लॉन्च की, 3,000 वहां से मेंबर्स आ गए। ऊपर से आपने गवर्नमेंट का भी कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया 2 million के ग्रांट का। आप इतने लोगों को कैसे केटर करोगे? अगर इतने ज्यादा लोग होंगे, ओवर क्राउडेडनेस हो जाएगी। जब ओवर क्राउडेडनेस होगी तो आपके मेंबर्स जो हैं, जो आपके परमानेंट कस्टमर्स थे, पे एज जो गो वाले और मेंबर्स, क्या वो भाग नहीं जाएंगे आपसे कि देखेंगे भाई यहाँ पे तो हर वक्त रश होता है? तो यहाँ पे भी एक रिस्क मेरे पास आ गया। अब जो ऊपर मैंने चीजें आइडेंटिफाई करके लिखी हुई थी, यहाँ पे 85% वाली इधर, ये इसके बारे में लिख सकते, तो हो सकता है मुझे आगे कोई और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, लेकिन ये रिस्क मेरे पास आ चुका है। इसको इस्तेमाल करने के लिए, इस पे लिखने के लिए हो सकता है मटेरियल मुझे कहीं और से भी मिल जाए। 3,000 वो मेंबर्स, हो सकता है मुझे इन मेंबर्स के भी नंबर मिल जाए, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि यहाँ पे पार्ट नंबर जो 2 है वो एक्सट्रैक्ट है लेटेस्ट मैनेजमेंट अकाउंट्स का। तो यहाँ पे हो सकता है अकाउंट्स के अंदर से मुझे कोई नंबर्स वगैरह मिल जाए, ठीक है, उनको भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन तीसरा रिस्क आ गया कि भाई अगर आप इतने ज्यादा लोग हायर करते जाओ, इतने ज्यादा लोगों को जगह दे रहे हो अपने लेयर एक्टिविटीज में, अपनी जगहों पे, अपने जिम्स में, तो होगा क्या? ओवर क्राउडनेस हो जाएगी। ओवर क्राउडनेस होगी, आपकी रेपुटेशन हिट होगी। कैसे कि लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड है, हम इधर नहीं जाना चाहते। पुराने मेंबर्स क्या करेंगे? अपनी मेंबरशिप को रिन्यू नहीं करेंगे। नहीं करेंगे रिन्यू तो आपका रेवेन्यू गिरेगा, रेवेन्यू गिरेगा, प्रॉफिट हिट होगा, बिजनेस आ गया आपके पास, ठीक है। तीसरा बिजनेस रिस्क आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आगे चलते हैं। A new data management system has been introduced, ठीक है, which integrates membership information with the accounting software. This allows more efficient management of the customer database, which is used extensively for marketing purposes. मैंने एक नया मैनेजमेंट सिस्टम निकाला है जो कि मेरे मेंबरशिप के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है। वो उसको उसमें डायरेक्टली आ जाएगा मेरे मेंबर्स कौन कौन है, और अगर मैं कोई मार्केटिंग कर रहा हूं तो मैं उस सिस्टम को यूज करते हुए डायरेक्टली उन लोगों को मार्केट कर सकता हूँ जो कि मेरे ऑलरेडी मेंबर्स थे। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी मेरे मेंबर्स हैं, वही तो, उन्हीं के साथ जब मैं मार्केटिंग वाली कैंपेन चलाऊंगा उन्हीं के ऊपर, तो वो ज्यादा पॉसिबिलिटी कि वो अगेन आए मेरे पास मुड़ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। As well as providing more timely information on financial performance to the management. Data from the previous system was transferred to the new system in July 2018, and the two systems ran in parallel for 2 months while training was given to staff and the new system was monitored. अब यहाँ पे ना एक रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, इंटरनल मसला चल रहा है कंपनी के अंदर। आपने एक नया मैनेजमेंट सिस्टम निकाला है, नई चीज निकाली है, इसके साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है। अगर नई चीज आपने निकाली है तो देयर इज नो चांस कि आप सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग दो, हर बंदे को समझ आ जाए। एक तो ये वाला रिस्क अभी तक नहीं आइडेंटिफाई हुआ, लेकिन कैसे है? अगर वो लोग अभी इस मैनेजमेंट सिस्टम को ही समझने के लिए लगा देंगे, जिसमें आगे अभी उनको काफी टाइम चाहिए होगा, अ लॉट ऑफ टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दिस न्यू मैनेजमेंट सिस्टम एंड टू यूज इट इन डेली ऑपरेटिंग यूज।
ठीक है? अगर ये काम होगा तो क्या होगा, जो ऊपर आपने इतने बंदे आप लेकर आ रहे हो अपने जिम में, आपकी सिर्फ़ 30 लेयर एक्टिविटीज़ है, 30 डिफरेंट सेंटर्स हैं आपके, आप उस पे कैसे फ़ोकस कर सकोगे? सारे लोग तो आपके इस चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हैं, न्यू मैनेजमेंट डाटा सिस्टम पे फ़ोकस कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं। जो इंटरनल मामलात चल रहे हैं कंपनी के अंदर, जो ऑलरेडी रिस्क हैं, उनके ऊपर अगर आप फ़ोकस नहीं करोगे तो वो रिस्क मटीरियलाइज़ हो जाएँगे और ज़्यादा। वो रिस्क रिस्क नहीं रहेंगे, बल्कि हो सकता है वो कल को एक्चुअल में हो जाएँ। ठीक है? तो मैनेजमेंट सिस्टम वाला भी यहाँ पे रिस्क है। इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड नॉट ऑन द टाइमली बेसिस, हेंस इट कैन क्रिएट एडिशनल रिस्क फॉर द company, as the management will be busy understanding and working on the new management system, which will take much of their time and much of their efforts and energy as well. ठीक है? इसको लिखेंगे कैसे, इसको बाद में देखते हैं, लेकिन अब आगे आते हैं। 4 रिस्क मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ अभी तक। 1 एक ये वाला, 2 3 फ्लोटेशन की बात की थी, और चौथा ये मैं रिस्क आइडेंटिफ़ाई कर चुका हूँ, ठीक है? लेकिन आगे आते हैं, अब आगे देखें आगे क्या-क्या रिस्क मेरे पास बनते हैं। हो सकता है कुछ और भी आइडेंटिफ़ाई कर सकूँ। One feature of the new system is that it records and reports on the free hours of access provided to unemployed people, which the company has to report on the monthly basis to the government. ठीक हो गया, उसने एक छोटी-सी बात मुझे बता दी कि ये भी इस चीज़ की है। ऑडिट रिस्क यहाँ पे बनता है, अगर कोई ऑडिट रिस्क आइडेंटिफ़ाई करना चाहे तो करे प्लीज़, और फिर कंपेयर करे विद द आंसर कि क्या उसने ठीक ऑडिट रिस्क आइडेंटिफ़ाई किया था या नहीं किया था। एग्ज़िबिट नंबर 3 के बारे में भी उसने बोला था कि इसको भी पढ़ो, ये भी आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगा। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑफ रेड पैक स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन। रेवेन्यू मेरा कितना था? 53 मिलियन था, इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। इनकम फ्रॉम द ग्रांट आई है मुझे 2 मिलियन की, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है मेरा 15% पे चला गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 6.9 मिलियन पे आ गया, 4.6 मिलियन, मतलब इंक्रीज़ करता जा रहा है, और मेरी जो काम है, जो मेरा परफॉर्मेंस है, वो इंक्रीज़ करती जा रही है। अब आते हैं कैश साइड पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड एसोसिएटेड बोरोविंग्स मैंने की, यानी लोन लिया कितने का? 20 मिलियन से उठ के मैं 32 मिलियन पे आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैश देखो, पिछले साल मेरे पास 5.6 मिलियन का कैश पड़ा हुआ था, इस बार मेरे पास 1.4 मिलियन का बैंक के अंदर सिर्फ कैश पड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो इस वक़्त आप, एक बिज़नेस रिस्क। हमने F9 में पढ़ा था। अभी तक ऊपर से नीचे तक हम लोग ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई करते आए हैं अपनी परफ़ॉर्मेंस साइड को, यानी प्रॉफ़िट एंड लॉस को देखते हुए कि हमारी परफ़ॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इंक्रीज़ करती जा रही है। ठीक है? बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस है इस वक़्त हमारी। और दूसरी साइड पे जब आप अपनी कैश पोज़ीशन को देख रहे हो तो आपका कैश सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ करके हमने F9 में एक चीज़ पढ़ी थी नोन एज़ क्या, कि ओवर ट्रेडिंग या फिर ओवर स्टॉकिंग के नाम से। ओवर स्टॉकिंग थी और एक और नाम भी उस चीज़ का हुआ करता था। ओवरस्टॉकिंग का मतलब ये था कि आपका रेवेन्यू, आपका जो परफॉर्मेंस है वो गिरती जा रही है, लेकिन आपके पास जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। एसेट्स में आपकी इन्वेंटरी थी, एसेट्स में आपके कैश भी था, ये चीज़ें इंक्रीज़ करती जा रही हैं, ठीक है? और ओवर ट्रेडिंग क्या होती थी कि आपका रेवेन्यू और आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करती जा रही है। यू आर इंक्रीजिंग इन द परफॉर्मेंस, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी कैश पोज़ीशन जो है गिरती जा रही है। आपके नंबर ऑफ एसेट्स, रिसीवेबल्स वगैरह इंक्रीज़ इतने करते जा रहे हैं कि आपके पास कैश बहुत कम होता जा रहा है। या आप इन्वेस्टमेंट्स इतनी करते जा रहे हो अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए कि आपके पास कैश बहुत कम होता जा रहा है, और ये किस सिचुएशन की तरफ लेके जाता था? ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग एक तरफ से देखा जाए तो अच्छा बहुत था कि आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करती थी, आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट थी वो हेल्थी पोज़ीशन, हेल्थी परफॉर्मेंस शो कराती थी। लेकिन इसका दूसरा क्या सेटबैक क्या था? इसका डिसएडवांटेज क्या था? इसका डिसएडवांटेज ये था कि अगर आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, आपके प्रॉफिट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इंक्रीज़ कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आपके पास कैश नहीं है, आपका कैश कम होता जा रहा है, इसका मतलब ये आपके पास कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आने लगे हैं। अगर कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आने लगे हैं, इसका मतलब ये है कि आप फ्यूचर में आपकी सर्वाइवेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठ जाते हैं। इफ योर गोइंग कंसर्न असम्पशन जो आपकी है, जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि गोइंग कंसर्न होती क्या चीज़ है, अगर आपकी वो चीज़ हिट कर रही है, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि फ्यूचर में आप ऑपरेट ही ना कर सको ठीक तरीके से। आपके पास कैश नहीं होगा, कोई आपको हो सकता है लोन भी ना दे, जिसकी वजह से आपका कैश और कम हो जाए, एंड इन द एंड क्या हो कि आप ऑपरेट ही ना कर सको। आपको रोज़ क काम चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? कैश तो चाहिए होता है। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि कंपनी जो है फ्यूचर में क्या करना चाहती है, यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी जो हाइलाइट की थी, कंपनी जो है अप्रूव कर चुकी है प्लान एक्सपेंडिंग का, हमने ये भी चीज़ आइडेंटिफाई की थी। भाई अगर आप किसी और कंपनी को एक्वायर कर रहे हो तो ज़रूरी तो नहीं है किस तरह से आप 1.2 मिलियन में एक्वायर करोगे, जो आपके पास अभी 1.4 मिलियन का कैश पड़ा है, इसमें तो नहीं एक्वायर कर सकते। आपके फ्यूचर के प्लान्स हैं, उनको इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कैश चाहिए। इसके अलावा आपने यहाँ पे हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि हम लोग मेंटेनेंस एक्सपेंस करते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ 12 मिलियन इन द न्यू जिम इक्विपमेंट, मेंटेनेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर और मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इसमें हम लोग कर रहे होंगे यकीनन। वो करने के लिए आपको कैश चाहिए, अगले साल का आपके पास नहीं पड़ा हुआ।
अगर जिम का इक्विपमेंट पुराना होगा तो लोग तो नहीं आएँगे इस्तेमाल करने के लिए उस जिम को। आपको हर साल नया जिम का इक्विपमेंट चाहिए, तो ये वाली चीज़ भी इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक और चीज़ आइडेंटिफ़ाई कर ली, एक और रिस्क, रेवेन्यू और ओवर ट्रेडिंग वाला रिस्क हमने आइडेंटिफ़ाई कर लिया यहाँ पे। ठीक हो गया? इसको मैं हाइलाइट कर देता हूँ और मटीरियल मुझे कहाँ क्या लिखने से मिला, ऊपर वाली चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं। एक और रिस्क आ गया। आगे हम लोग आते हैं, आगे उसने टोटल नंबर ऑफ एसेट्स दिए हैं, एसेट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ओवर ट्रेडिंग एक्सप्लेन करने के लिए। नंबर ऑफ स्पोर्ट्स एंड लेयर सेंटर्स, पहले 18 थे, अभी 20 हो गए। ये कैसे भाई? ऊपर तो उसने बताया था कि 30 है मेरे पास टोटल। टोटल 30 मेरे पास लेयर एक्टिव है और यहाँ पे वो 20 बता रहा है। इसके नोट पे जाते हैं, इसने कोई नोट बताया इसका? यस, 5 नंबर नोट है, 5 नंबर नोट ये रहा। 2 न्यू स्पोर्ट्स एंड लेयर एक्टिविटी सेंटर्स वर ओपन दिस ईयर एज़ वेल एज़ कोस्टल एंड अ न्यू सेंटर वाज़ ओपन इन एफ्लुएंट अर्बन एंड इन द कैपिटल सिटी। अच्छा, हो सकता है उसने यहाँ पे गलती कर दी हो, लीव इट एज़ इट इज़। हम लोग यही सपोज़ करेंगे कि 30 है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, नंबर ऑफ मेंबर्स। अब आगे आपकी वो वाला रिस्क जो कि हमने यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई किया था, ये वाला, कि भाई आप जो हो ना, ओवर क्राउडिंग की तरफ जा रहे हो। अपने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स बनाते जा रहे हो, मेंबर्स आपके बहुत ज़्यादा हैं। कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं? मेंबर्स आपके पास हैं जो आपकी मेंबरशिप लेके बैठे हैं 38,000 हर साल के। एट द सेम टाइम जो पे एज़ यू गो क्लाइंट्स हैं वो हर साल के कितने 1,08,000 हैं। आपके पास ऑलरेडी ऑलमोस्ट 150 लाख जो है 150,000 कस्टमर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। इसके अलावा 3,000 आपने न्यू जो है जो चिल्ड्रन एक्टिविटीज़ लेकर आए हो, वहाँ से आपने वो चीज़ आइडेंटिफ़ाई कर ली कि भाई 3,000 के आप न्यू चिल्ड्रन्स लेकर आए हो, 3,000 न्यू मेंबर्स लेकर आए हो चिल्ड्रन एक्टिविटीज़ की वजह से और ये इंक्रीज़ करता जा रहा है, हमने ये भी देख लिया। इसके अलावा आपने गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी उठाया था, 2 मिलियन वाला। भाई आप इतना कुछ ले रहे हो, ऑलरेडी आपके पास 1.5 लाख है, ओवर क्राउडिंग तो आपकी है। अब आप हम लोग ऑलरेडी ओवर क्राउडिंग के ऊपर एक रिस्क बता चुके हैं। ये एक एक्स्ट्रा रिस्क हम लोग पेपर में नहीं लिखने लगे। लेकिन इसको इसमें मटेरियल लिखने के लिए अब मेरे पास एक और चीज़ आ गई कि ऑलरेडी हमारे पास इतने नंबर ऑफ मेंबर्स, इतना ये है, इतना वो है, तो ये भी तो रिस्क है ना भाई। आप इतनी चीज़ें ऑलरेडी लेके बैठे हुए, ऊपर से और बंदे लेकर आ रहे हो, तो ये तो गलत है, ठीक है? पुराने लोग किधर जाएँगे? अच्छा, उसने फर्दर ब्रेकअप दिया हुआ है आपको। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 रेवेन्यू के साथ डील करता है। क्या कहते हैं उसके बारे में? रेवेन्यू इज़ फोरकास्ट टू इंक्रीज़ सिग्निफिकेंटली दिस ईयर। दिस इज़ लार्जली ड्यू टू सक्सेस ऑफ द एडवर्टाइजिंग कैंपेन फीचरिंग द सेलिब्रिटी एथलीट एंड द हेल्दी किड्स प्रोग्राम। ठीक है भाई, हमने जो एडवर्टाइजिंग की थी उसकी वजह से अगेन रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रहा है, हर एक चीज़ इंक्रीज़ करी, लेकिन कैश पोज़ीशन डिक्रीज़ करी है। रिस्क हम लोग ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ओवर ट्रेडिंग, हम लोग इस पे और बात नहीं करेंगे। नोट नंबर 2 किसके साथ रिलेट करता है? ग्रांट वाली बात। द ग्रांट रिसीव्ड ऑफ 2 मिलियन, द डिटेल्स ऑफ व्हिच, अच्छा ठीक है, इसके बारे में हम लोग रिस्क आइडेंटिफाई कर चुके हैं। नोट नंबर 3 है हमारा किसके साथ? ऑपरेटिंग मार्जिन के साथ है। द कंपनीज़ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अच्छा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ब्रेकअप दे दिया। स्टाफ कॉस्ट है, स्टाफ कॉस्ट मेरी 14.3 मिलियन से उठ के 15.3 मिलियन पे गई है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मार्केटिंग एक्सपेंस 85 8.5 मिलियन था, अभी भी 8.5 मिलियन है। अच्छा। मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ फैसिलिटीज़। ओह! मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ फैसिलिटीज़, 1 मिनट, 1 मिनट। अभी हमने ऊपर एक बात करी थी यहाँ पे कि 12 मिलियन की आप जो है ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करते हो न्यू जिम नया बनाने के लिए, मतलब जिम के अंदर जो इक्विपमेंट पड़ा है उसको अपडेट करने के लिए 12 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आप हर साल कर ही रहे हो। ये तो हम लोग समझ गए थे। कैश पोज़ीशन अगर हम लोग देखें तो वो कितनी है, 1.4 मिलियन पे थी। यहाँ पे आपके पास हर साल कितने के आप कर रहे हो, 12 मिलियन का कर रहे हो, ठीक है? एक्सपेंडिचर ऑलरेडी जो कर रहे हो वो न्यू जिम इक्विपमेंट के लिए कर रहे हो, हर साल आपने उसको अपडेट करना है। इसके अलावा मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ फैसिलिटीज़ भी कर रहे हो जो कि 5.5 मिलियन की है। पिछले साल 5.3 मिलियन की थी। हर साल आपका 5.5 मिलियन का मतलब राउंड अबाउट इतने का एक्सपेंस हो रहा है मेंटेनेंस का भी। ये आपका कैश ड्रेनेज हो रहा है यहाँ पे भी। आप इसका एक सेपरेट लिस्ट बना सकते हो कि भाई हर साल आपको मेंटेनेंस सॉरी थोड़ी-सी आवाज़ कट गई थी, इंटरनेट का इश्यू बन गया था। अच्छा, हम लोग यही बात कर रहे थे कि ऑलरेडी मैं 12 मिलियन को आइडेंटिफ़ाई कर चुका था कि वो रिस्क हो सकता है शायद, कि मैं 12 मिलियन हर साल करूँ। इसके एडिशन में मैं हर साल 5.5 मिलियन के राउंड अबाउट जो है रिपेयर्स भी कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये एक सेपरेट रिस्क है, मेरा कैश ड्रेनेज है। यहाँ पे मैंने एक और रिस्क आइडेंटिफ़ाई कर लिया, बल्कि मैं ऊपर इसको हाइलाइट कर चुका हूँ यहाँ पे ऑलरेडी।
ठीक हो गया, मुझे और लिखने की जरूरत नहीं है इस पे। फिर क्या कहता है, नोट नंबर 4 है जी कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। नोट नंबर 4 ये रहा। क्या कहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाज मोस्टली फाइनेंस्ड थ्रू बोरोविंग्स। ठीक है, ऑन 1 मार्च 2018 अ 10 ईयर $30 million लोन वाज रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनीज बैंक। द लोन डज नॉट बेयर इंटरेस्ट एंड इज रिपेबल एट पार वैल्यू ऑफ 34 million एज वेल एज बैंक लोन। अ लोन ऑफ $1 million was advanced to the company from its managing director बॉब ग्लाइडर, जिसने 3% के इंटरेस्ट पे दिया हुआ है और एरियर्स में उसको इंटरेस्ट मिलेगा, कैपिटल 7 साल में उसको वापस मिल जाएगा। इसमें कोई बिजनेस रिस्क मुझे नजर आया अभी तक। नोट नंबर 5 को पढ़ लेते हैं। 5 डील करते हैं हमारा नोट नंबर नंबर ऑफ स्पोर्ट्स एंड लेयर एक्टिविटीज के साथ। 2 न्यू स्पोर्ट्स एंड लेयर एक्टिविटीज वर ओपन दिस ईयर एज वेल एज कोस्टल स्पोर्ट। अच्छा ठीक है, 30 मेरे पास ऊपर थी जिसमें से जिसके एडिशनल में 2 ओपन किए। इसको मैं यूज कर सकता हूँ कि यार 30 आपके पास थी जो कि आप पिछले सालों में किसको देते थे, मेंबर्स को देते थे, और दूसरा किसको देते थे, आप पे एज यू गो कस्टमर्स को देते थे। ठीक है, दो किस्म के आपके, आज से पहले तो आपके दो किस्म के कस्टमर्स थे इन 30 स्पोर्ट्स एंड लेयर एक्टिविटीज। 30 सेंटर्स के लिए कितने कस्टमर्स थे, कौन कौन से, जो कि आपके थे मेंबर्स और पे एज यू गो कस्टमर्स। ठीक है, अब इसके एडिशन में आपने हायर कर लिए ये वाले जो कि गवर्नमेंट ग्रांट की वजह से है, और दूसरे आपने मेंबर्स हायर किए अपने चिल्ड्रन वाली एक्टिविटीज के लिए। मतलब मैं इसको इस वाले पॉइंट में लिख सकता हूँ एडिशन चीज, कि आपके जो हैं सिर्फ 2 आपने न्यू ऐड किए हैं, और इसके अलावा आपने पता नहीं कितने और कस्टमर्स ले लिए अपने गवर्नमेंट ग्रांट की वजह से, और 3000 न्यू मेंबर्स जो आपने हायर कर लिए। तो ओवर क्राउडनेस का एक ये भी आपके पास मटेरियल लिखने को मिल गया। ठीक है, कोई एडिशनल रिस्क मैंने नहीं आइडेंटिफाई किया अभी तक। द मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन शोज दैट द मेंबर विजिट्स अब स्पोर्ट्स एंड लेयर एक्टिविटी सेंटर और एवरेज 3 टाइम्स पर वीक। यहाँ पे भी कोई ऐसा रिस्क नहीं है। अच्छा, हम लोग रिस्क आइडेंटिफाई कर चुके हैं सारे के सारे। कितने रिस्क हैं, कैश का एक रिस्क ओवर ट्रेडिंग वाला। ठीक है, इसके अलावा ये 2, 3, 4 और 5, 5 रिस्क में आइडेंटिफाई कर चुका हूँ जो ठीक तरीके के रिस्क थे, जिसमें से मैंने उसको बताया थे ओवर ट्रेडिंग भी हो गई, ये सब कुछ भी हो गया। हेल्थ एंड सेफ्टी वाली भी बात हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर दी, किधर गई हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सपेंडिचर, यहाँ पे जो हम लोगों ने की हेल्थ एंड सेफ्टी वाली ये। ठीक है, ये कर दी। एक ये हो गया हमारे पास। दूसरा हो गया फ्लोटेशन वाली बात होगी, 5 साल के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली बात हम लोगों ने कर दी। 2 ये हो गया। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की हमने बात कर दी। तीसरा ये हो गया, ओवर ट्रेडिंग की हमने बात कर दी नीचे। चौथा ये वाला हो गया। पांचवा हमारे पास कैपेसिटी की बात आ गई जो कि गवर्नमेंट ग्रांट से हम लोगों ने कर दी। ठीक है, छठा हम लोगों ने इसके बाद हम लोगों ने कोई नहीं आइडेंटिफाई किया। ठीक हो गया, हमारे इतने 5 रिस्क हो चुके हैं। इसके अलावा कोई और रिस्क यहाँ पे मौजूद है? हाँ, एक और चीज, मार्केटिंग। मार्केटिंग के बारे में आपको बताना है तो देखो, 85 मिलियन का पिछले साल भी एक्सपेंस था, 85 मिलियन का इस साल भी एक्सपेंस है हमारा। हर साल में इसको ये देख के कह सकते हो कि हमारा हर साल का एक्सपेंस क्या है, एक चेंज नहीं हो रहा। इट इज अ कांस्टेंट एक्सपेंस विच इज नॉट चेंजिंग एट ऑल। अगर वो चेंज नहीं हो रहा मतलब क्या है, मैं जितना मर्जी इंक्रीज कर चूँ, जितना मर्जी डिक्रीज कर चूँ, मेरा मार्केटिंग का एक्सपेंस उतना ही रहेगा। मतलब मेरा कैश का ड्रेनेज हर साल कितना होगा मार्केटिंग की वजह से, 8.5 मिलियन का होना ही होना है, विच इज अगेन अ बिजनेस रिस्क। किस तरह से, कि भाई आप जितना मर्जी कैश जनरेट करो, जितने मर्जी कस्टमर्स लेकर आओ, आपने हर साल। यस, एज आई वाज सेइंग कि आप जितने मर्जी कस्टमर्स ले आओ, जितने मर्जी आप अच्छे कस्टमर्स ले आओ जो कि आपके साथ स्टिक करें, आपने हर साल मार्केटिंग का एक्सपेंस 8.5 मिलियन का करना ही करना है। इससे इंक्रीज हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। उसकी मुझे एविडेंस क्या मिला, क्योंकि 2018 में वो 8.5 मिलियन था, इस बार भी वो 8.5 मिलियन ही है। मतलब वो इंक्रीज ही कर सकता है, वो डिक्रीज नहीं कर सकता। आपका कैश ड्रेनेज हो रहा है, कैश ड्रेनेज की वजह से आपका हो सकता है कल को कैश कम हो, जिसकी वजह से आप मार्केटिंग एक्सपेंस करते रहो। अगर नहीं करोगे तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट गिरेगा। नहीं करोगे तो आपका रेवेन्यू गिर जाएगा। ऑल दो कि आपका एक्सपेंस कम होगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपका रेवेन्यू भी गिरेगा, जिसका प्रॉफिट भी हिट होगा। मतलब कि अगेन एक कैश जनरेटिंग, कैश डिप्रिसिएशन, सॉरी कैश। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं अपने सारे रिस्क। ठीक है, जितने भी बनते थे, ऑलमोस्ट 6 डिफरेंट रिस्क में आइडेंटिफाई कर चुका हूँ आपके सामने। इनके बारे में अब सिर्फ लिखना है। यहाँ पे सबसे मुश्किल रिस्क के बारे में मैं लिखूंगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखा जाता है, और रिमेनिंग ऑफ द रिस्क के ऊपर अब आप खुद से लिखोगे।
प्रैक्टिस करोगे और फिर अपने आंसर को कंपेयर करोगे। एक रिस्क है जो कि हमने आइडेंटिफाई किया जिसका में हमारे पास कोई मटेरियल नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बाकी सबका तो मटेरियल मौजूद है ना। इसका मटेरियल मैंने आपको बताया, नीचे से आपको नंबर ऑफ मेंबर्स मिल रहे हैं, नंबर ऑफ पेयर्स जो वो कस्टमर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आप इतने ज़्यादा और हायर कर रहे हो, यहाँ पे 3000 आपके पास मटेरियल है अच्छा खासा लिखने के लिए। सेम गोज़ फॉर अदर रिस्क, लेकिन एक रिस्क ऐसा है ओवर ट्रेडिंग का जिसका आपके पास किसी किस्म का मटेरियल नहीं है लिखने को, तो ये मैं करा देता हूँ एंड प्लस में मार्केटिंग वाला भी आपको करवा के देता हूँ। आपको पता लगे कि कैसे लिखा जाता है बिजनेस रिस्क के बारे में। रिमेनिंग के ऊपर फिर आप खुद से लिखो, प्रैक्टिस करो। वही तरीका है लिखने का जिस तरह से हम लोग नॉर्मली लिख रहे होते हैं, जिस तरह से मैं अभी लिखूंगा यहाँ पे सारे के सारे आइडेंटिफिकेशन करके दूंगा एग्जामिनर को और प्लस उसको एक्सप्लेन करके दूंगा कि बाय देयर इज अ रिस्क। बस मेरा क्वेश्चन खत्म है, मेरा एक रिस्क खत्म है। आते हैं ओवर ट्रेडिंग की तरफ, कैश वाली बात के ऊपर, ओवर ट्रेडिंग के ऊपर। यहाँ पे मैं अपना एक बना लेता हूँ प्लेटफॉर्म लिखने के लिए, ठीक हो गया। और यहाँ पे अब मैं शुरू करता हूँ, मैं उसको बताता हूँ देयर इज अ बिजनेस रिस्क दैट द कंपनी is overtrading, which will lead to cash flow problems in the future, and the company might not be able to operate in the future due to low cash, which will decrease revenue and decrease profits। ये मैंने आइडेंटिफिकेशन करके दे दी अपनी तरफ से उस एग्जामिनर को। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करना है फर्दर कि भाई ये क्यों रिस्क है। मटेरियल मैंने लिखना है, मैं लिखूंगा द रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर हैज इंक्रीज्ड significantly, whereas the profit before tax has also increased significantly। अब जब हमें पता है कि रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा कैश भी तो इंक्रीज करना चाहिए ना। ठीक है, कैश तो डिक्रीज नहीं करना चाहिए, हमारा कैश भी इंक्रीज करना चाहिए। वेयर एज ऑन द अदर, वेयर एज द कैश ड्यूरिंग द ईयर हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम, कितना था पुराने साल में, 5.6 से 1.4 पे आया, मैं लिख देता हूँ, हैज डिक्रीज फ्रॉम 5.4 मिलियन टू ओनली 1.4 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर। This shows that the company may have cash flow problems in the future as it has कितने 30 centers which require expenses, which require repair and maintenance expenses, and the company also has plans to grow in the future, to grow in the future and to become listed. If the company does not have enough cash, it will face problems, grow, and to continue its current operations, which will affect its profits एंड रेवेन्यूज। बस मेरा पहला रिस्क लिखा गया, खत्म बात। मैंने कोई मटीरियलिटी नहीं कैलकुलेट करनी इधर, मैंने कुछ और नहीं करना, खत्म बात। आगे एक और रिस्क लिखते हैं, मैंने क्या लिखा है सिंपल इधर, देखो भाई कंपनी ओवर ट्रेडिंग की तरफ जा रही है और इसकी वजह से इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू हिट हो सकता है। कैसे हिट हो सकता है वो मैंने यहाँ से आगे इतनी सी लाइनों में एक्सप्लेन कर दी, दैट्स इट। मैंने इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगेन मैं आपको आंसर की तरफ लेकर आऊंगा।
और हम लोग जाते हैं पॉइंट की तरफ कि भाई हमारा जो ओवर ट्रेडिंग का रिस्क है, वो किस तरह से यहाँ पे हो रहा है। उसने कितना लिखा हुआ है एग्ज़ामिनर ने ओवर ट्रेडिंग के बारे में सिर्फ़। ओवर ट्रेडिंग किधर है? मैनेजमेंट बायस आ गया, डिफरेंट नहीं, ये तो रिस्क आ गए, कैपेसिटी आ गई और लिक्विडिटी एंड ओवर ट्रेडिंग। उसने भी तकरीबन इतना ही लिखा हुआ है, कुछ ज़्यादा कुछ कम नहीं लिखा, लेकिन उसने उसका थोड़ा-सा ज़्यादा लिखा गया, हमने थोड़ा-सा कम लिखा है बस। लेकिन हम लोग उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं बस। यहाँ पे उसने 5.6 से 1.4 वाली बात की है और बताया कि रेवेन्यू और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के उसने परसेंटेजेस निकाल दिए हैं। वी डोंट नीड टू डू गो इन दैट मच डिटेल। हाँ, लेकिन अगर आप एक अच्छा इम्पैक्ट देना चाहते हो, आप निकाल लो, ठीक है? मैंने नहीं निकाली उसको। हम लोगों ने भी ठीक तरीके से लिखा है जैसे लिखना चाहिए था। 2 मार्क्स एग्ज़ामिनर को भी मिलेंगे इतना कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, 2 मार्क्स मुझे में मिलेंगे यहाँ पे इतना कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है? अगले रिस्क के ऊपर आ जाते हैं, जो एक और रिस्क मैंने आपको बताया, मैं उसके ऊपर लिखवाऊँगा आपको। और अगला रिस्क जो मैंने आपको बताया, मैं लिखूँगा जिसके बारे में, दैट इज़ ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंस, कि वो एक स्टेबल मार्केटिंग एक्सपेंस हम लोगों ने हर साल करना है और वो कैश की ड्रेनेज है, व्हिच विल अफेक्ट द कंपनीज़ कैश प्रॉब्लम्स व्हिच आर ऑलरेडी मटीरियलाइजिंग एज़ द कैश हैज़ डिक्रीज़्ड फ्रॉम 5.6 टू 1.4 मिलियन एज़ डिस्कस्ड अबव, जो कि हमने पुरानी जगह पे एक्सप्लेन किया, पुराने रिस्क में आइडेंटिफाई किया। हेंस द कंपनी मे फेस प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर टू कवर इट्स मार्केटिंग एक्सपेंस एंड व्हिच विल लीड टू लॉस ऑफ रेवेन्यू एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। कैसे लिखूँगा इस चीज़ को, मैं बोलूँगा, देयर इज़ अ बिज़नेस रिस्क दैट द कंपनी may not be able to perform marketing and lose its share of revenue and profits in the future. Why? अब explain कर देता हूँ. The marketing expense has been constant when compared to the previous year. It it requires the company to incur an expense of 8.5 million each year, which is already a cash drainage for the company. Additionally, as discussed above, the company is in the state of overtrading and may cash face cash flow problems in the future, and the company may not may not be able to may not be able to incur may not be able to market its products to the existing or new customers, which might lead to loss of customers and hence loss in revenue. बस इतना सा लिखना बहुत है इसके बारे में। अब अगर यही मैं अपने आंसर की तरफ आ जाऊँ, जो कि बुक में आंसर है, तो उसने भी लिखा हुआ होगा मार्केटिंग के बारे में यकीनन। कहाँ लिखा हुआ है उसने? कोड्स है, हेल्थ है, सेफ्टी रेगुलेशंस है, लिक्विडिटी एंड ओवर ट्रेडिंग है, कैपेसिटी है, मैनेजमेंट ये रहा, कंपटीशन आ गया। उसने भी इतनी सी बात लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, उसने एडिशनल क्या 8.5 को कंपेयर कर दिया, 16% ऑफ रेवेन्यू को रिलेट करता है, बस उसने ये बात कर दी कि मैंने 8.5 को डिवाइड कर दिया विद द टोटल रेवेन्यू, परसेंटेज भी दे दिया। लेकिन ये लिखना भी बहुत है, 2 मार्क्स उसको भी मिलने, 2 मार्क्स मुझे मिलने, मेरे मार्क्स भी कहीं नहीं जा रहे। देखो 2 चीज़ें होती है ना, आइडेंटिफिकेशन करना, आइडेंटिफिकेशन के 1 मार्क तो पूरा है। अब आप जैसे-तैसे करके लिख दो, अगर आपने बता दिया भाई मार्केटिंग के अंदर एक रिस्क है, बिज़नेस रिस्क है, ठीक है? तो ब एग्ज़ामिनर समझ गया, एग्ज़ामिनर ने आपको 1 मार्क्स दे दिए। अगर आप इतना लिख रहे हो एग्ज़ामिनर को समझाने के लिए कि भाई आपने उसको ठीक तरीके से, प्रोफ़ेशनल तरीके से समझा दिया, एक तो ड्रेनेज हो रही है कैश की, एडिशनली अभी भी हम लोग ऊपर डिस्कस करके आए यहाँ पे, पहले वाले रिस्क में, कि कंपनी जो है वो कैश फ्लो प्रॉब्लम्स में है और अगर वो ना कर सकी अपने मार्केट ना कर सके अपने प्रोडक्ट्स को, एक्जिस्टिंग और न्यू कस्टमर्स को, तो उनको लॉस होगा रेवेन्यू का। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 रिस्क बता दिए। अब इसके अलावा जितने भी रिस्क है, देखो वही सारे रिस्क हैं। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, उसके ऊपर उसने रिस्क बता दिया है।
कैसे उसने कंपेयर कर दियोगे यार ऑलरेडी इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं आपके पास, आपने इतना कुछ नहीं लिखना, इतना ज़्यादा नहीं लिखना, इतने डिटेल में नहीं जाना। उसको सिर्फ बताना है कि मेरे ऑलरेडी मेंबर्स इतने थे, पे एज़ यू गो कस्टमर्स इतने थे और हम लोग 3000 न्यू मेंबर्स ऑलरेडी ले चुके हैं, प्लस हम लोग कितने ले चुके हैं। हाँ, हम लोग ऑलरेडी ये चीज़ें ले चुके हैं, प्लस हम लोग गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की वजह से भी ले रहे हैं, ठीक है बंदे। और इसकी वजह से क्या होगा, ओवरक्राउडिंग हो जाएगी, ओवरक्राउडिंग होगी तो मेरी जो है रेपुटेशन गिरेगी, क्योंकि कस्टमर्स विल नॉट बी सैटिस्फाइड विद टू मच ऑफ ओवरक्राउडिंग इन माय 30 बिज़नेस सेंटर्स, और या फिर 32 दो नई बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो मैं बिज़नेस सेंटर्स मैंने बना दिए, हमने क्वेश्चन में पढ़ी थी ये बात, ठीक है? वो बात हो गई। फिर उसने यहाँ पे कैपेसिटी के बारे में अगेन सेपरेट करके लिखा हुआ है, आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सेम करके लिख सकते हो। गवर्नमेंट इनिशिएटिव और कैपेसिटी को अलग-अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेम लिखो, डोंट मेक इट सेपरेट। लिक्विडिटी एंड ओवर ट्रेडिंग की हमने बात कर ली है, इसके बारे में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है? इसको हाइलाइट कर लेते हैं जिसके बारे में कर चुके हैं। फिर आते हैं हम लोग ऊपर से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, अगेन वही बात कि भाई ऑलरेडी आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो नहीं कर रहे, 2 एग्जीक्यूटिव्स है, आपकी कोई ऑडिट कमेटी नहीं है और इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिट कमेटी भी नहीं है आपकी, ठीक है? वो भी डायरेक्ट फाइनेंस डायरेक्टर को रिपोर्ट करिए। इन सारी चीज़ों को करने के लिए, सही करने के लिए अगर आप 5 साल में लिस्ट होना चाहते हो, तो आपको एक्सटेंसिव कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, व्हिच विल बी अ कैश ड्रेनेज, और कंपनी को कैश के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ऑलरेडी। ये बात होगी। हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस, क्या पता कि कंपनी जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन को मीट ना करी हो, जिसकी वजह से उसके पास ऑपरेटिंग लाइसेंस खत्म हो जाए और वो काम ना कर सके, व्हिच इज़ अ बिज़नेस रिस्क। कंप्लायंस ना करी हो, वही बात उसने बहुत ज़्यादा वर्ड्स में लिखी है, आपने इसको अपने 1-2 मैक्सिमम 1 पैराग्राफ व्हिच विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 5 टू 6 डिफरेंट लाइन्स, बस खत्म आपकी बात। हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस इतना छोटा सा लिखना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स, वही 5.5 मिलियन वाली बात जो कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई की थी। कहाँ पे आइडेंटिफाई की थी? क्वेश्चन में हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था 5.5 मिलियन का हर साल आपका कितना है? राउंड अबाउट 5.5 मिलियन का मेंटेनेंस एक्सपेंस है। ऊपर से आप कैपिटल एक्सपेंस भी कर रहे हो, यहाँ पे हमने बताया था कि लेयर जिम के लिए, और इन चीज़ों को अगर नहीं करोगे तो आपका लॉस आ जाएगा, व्हिच इज़ अ कैश ड्रेनेज, और कंपनी ऑलरेडी कैश प्रॉब्लम्स में चल रही है, ठीक है? अगेन दिस इज़ अ बिज़नेस रिस्क, बताना है कि कैसे प्रॉफिट्स हिट होंगे, कैसे कंपनी जो है वो प्रॉब्लम्स में जा सकती है। उसने देखो आखिर में बताया हुआ है, हाई एनुअल एक्सपेंडिचर इज़ अ बिग कैश ड्रेनेज एंड द कंपनी कुड फेस लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स इफ कैश इनफ्लोज़ फ्रॉम द कस्टमर्स आर नॉट मेंटेन्ड। उसने कुछ अच्छी प्रोफेशनल लैंग्वेज में ये चीज़ बता दी आपको, ठीक है? लेकिन आप अपनी तरफ से लिख सकते हो ठीक तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बताई है। जैसे हम लोगों ने 2 रिस्क लिखे हैं, लिक्विडिटी एंड ओवर ट्रेडिंग के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। नीचे आज कैपेसिटी को मैंने आपको बताया, कैपेसिटी प्लस जो कैपेसिटी और जो ये वाला पार्ट है, इसको आप एक करके लिखो, दोनों को अलग-अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ 4 लिस्ट चाहिए, इट इज़ बेटर टू कंबाइन दीज़ 2 टुगेदर, तो आपको हो सकता है इसके लिए एग्ज़ामिनर 2 की जगह 3 मार्क्स दे दे। आपने 2 चीज़ें कंबाइन करके लिखी होंगी। इन दोनों को अलग-अलग लिखने का मतलब भी अपना टाइम वेस्ट करना विद इन द पेपर। अगेन एंड अगेन मैं आपको एक बात बताता हूँ, पीछे जो आंसर होता है दैट इज़ एन आइडियल आंसर। एग्ज़ामिनर कभी भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप यही चीज़ लिख कर आओगे, हर एक रिस्क को सेपरेटली आइडेंटिफ़ाई करोगे, नहीं। पिछली रिकॉर्डिंग में भी मैंने एक क्वेश्चन किया था, जहाँ पे पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कंबाइन कर दिया था आपस में, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी थी कंबाइन करूँ। एक एक पार्ट में वो मेरे से ऑडिट रिस्क पूछ रहा था और अगले पार्ट में मेरे से पूछ रहा था कि भाई मुझे बताओ आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कौन-कौन से पार्ट में अप्लाई करूँ? ऑब्वियसली जहाँ पे ऑडिट रिस्क है, वहीं पे मैंने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना है, वहीं भी तो मैंने शक ही होना है, जहाँ पे रिस्क नहीं है वहाँ पे शक ही क्यों हो जाऊँ मैं भई? अब जहाँ पे रिस्क है वहीं पे शक क्यों होना, तो मैं ऊपर ऑडिट रिस्क लिखता हूँ और नीचे में उसका शक होने की वजह बता देता हूँ। तो मेरा पार्ट ए, पार्ट 2 जो है वो दोनों एक साथ हो रहे थे। ठीक है? इस तरह से आप कर सकते हो अपना टाइम बचाने के लिए। एग्ज़ामिनर भी आपसे ये चीज़ एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि आपके पास 6 घंटे नहीं है, आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ कितने हैं, 3 घंटे हैं पेपर सॉल्व करने के लिए, और 3 घंटे में अगर आपने पेपर सॉल्व करना है तो भाई आप इतना कुछ नहीं लिख सकते जितना एग्ज़ामिनर ने पीछे आंसर में लिखा हुआ होता है। कॉम्पिटिशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? फिर आते हैं हम लोग फाइनल एक्सपेंशन प्लान्स, वही बात जो नया सॉफ्टवेयर आ रहा है एक्सपेंशन, हाँ, एक्सपेंशन प्लान्स एक सेपरेट है रिस्क, वही जो हमने आइडेंटिफाई किया उस पे ही मैनेजमेंट ने एक अलग से बात लिखी हुई है, हमने इसको आइडेंटिफाई भी किया है अपने क्वेश्चन के अंदर कि भाई आप एक्सपेंड करना चाह रहे हो, आप अपनी चीज़ों को एक्सपेंड करना चाह रहे हो, आप नई फैसिलिटीज़ में जाना चाह रहे हो, यहाँ पे हमने बात की थी। ये एक रिस्क हो सकता है, व्हाई? बिकॉज़ आपके पास तो कैश ही नहीं है। आपके पास कैश होगा तो आप एक्सपेंड कर लोगे ना। और यहाँ पे जो उसने बात लिखी है, उसने क्या लिखा है, एक्सपेंशन प्लान को टेक द मैनेजमेंट अटेंशंस अवे फ्रॉम रनिंग द बिज़नेस एक्टिविटीज़। अच्छा, उसने हम लोगों ने बात की थी कि आप मैनेजमेंट के अंदर ये बात करो। आप न्यू डाटा वाले के अंदर ये बात करो, आप कर सकते हो, ठीक है? एग्ज़ामिनर के पीछे दिए गए आंसर को आपने कॉपी नहीं करना, आपने रिस्क ठीक तरीके से बना के अगर एग्ज़ामिनर को लिख के दिए ना, एग्ज़ामिनर ये चीज़ नहीं आइडेंटिफ़ाई करेगा कि यार वो 100% मैच नहीं कर रहे। आइडेंटिफ़िकेशन मैच करनी चाहिए। मैंने आपको शुरू से ये बात बताई है कि पर्पस मैच करना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट मैच नहीं करना चाहिए आपका।
पर्पस आपका मैच करना चाहिए। हमारा पर्पस 100% मैच करता था। ठीक है, मेरी वर्डिंग डिफरेंट होगी, मेरी रीजनिंग डिफरेंट होगी, मैंने लिक्विडिटी एंड ओवर ट्रेडिंग को आइडेंटिफाई किया, मेरा पर्पस सेम था, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में ये वाला नहीं दिख रहा, मेरा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, और वो हो सकता है। सेम गोस फॉर यहाँ पे कंपटीशन मार्केटिंग एक्सपेंस में, मेरा पर्पस सेम था, मैंने मार्केटिंग एक्सपेंस के अंदर बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन कॉन्टेक्स्ट मेरा डिफरेंट हो सकता है। मैनेजमेंट जो एग्जामिनर है वो इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन नहीं रेज करने लगा, वो इसके ऊपर आपके मार्क्स नहीं काटने लगा। हाँ, वो मार्क्स ये काटेगा कि भाई आपने, चलो लेट सपोज आपने एक रिस्क आइडेंटिफाई कर दिया, जो हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी कि मुझे ठीक नहीं लगता कि आपने बच्चों को जो है वो अपने पास रखा हुआ है। 3,000 जो नए मेंबर्स आए हैं वो इस वजह से आए हैं कि बच्चों के किड्स कैंपेन, आप हेल्दी किड्स कैंपेन लॉन्च की हुई है। अब अगर आपने हेल्दी किड्स कैंपेन लॉन्च किया, इजंट देयर अ बिजनेस रिस्क कि भाई हो सकता है किड्स के जो मैनेज करने के लिए आपके पास स्टाफ है वो ठीक तरीके से ट्रेन ना हुआ, जिसकी वजह से किड की इंजरीज आ जाएं, एंड एट द सेम टाइम फिर आप क्या हो, उसकी वजह से लायबल हो, जो अगर कोई किड इंजर हो जाए आपकी रेपुटेशन डैमेज होगी, एट द सेम टाइम आप क्या होगे, आप सू कर देगा कोई कस्टमर आपको, आपको वो वाली कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी, आपका बिजनेस रिस्क आ जाता है उठ के। ठीक है, ये वाली बात मैंने आपके साथ की थी, लेकिन एग्जामिनर ने पीछे ये चीज आइडेंटिफाई नहीं की भी। क्यों नहीं की? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यार ये कोई इतना मटेरियल रिस्क नहीं है। अब हो सकता है कोई बच्चा आप में से उठ के बोले यार ये रिस्क और पेपर में लिखा है मैनेजर मार्क्स में, मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जामिनर है वो उसके मार्क्स नहीं देने वाला। हाँ, अगर एग्जामिनर को लगा, अगर मैं नीचे आ जाऊं अपने आंसर की तरफ, और आंसर में मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जो उसने दिया होता है ना हमें, मार्क्स का ब्रेकअप दिया होता है यहाँ पे, उसने कहीं ये बात की है कैपिटल एक्सपेंडिचर किड्स वाली बात की है, नहीं की हुई कहीं पे भी किड्स वाली बात, तो आपको मार्क्स नहीं देने लगा, कहीं पे भी वो आपको मार्क्स नहीं देने लगा। ठीक है, इसी वजह से अ, हम लोग इस तरह के छोटे मोटे रिस्क नहीं बताते, लॉजिकल फ्लो से अपने आंसर को चलाते हैं हमेशा से। लॉजिकल फ्लो क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बयान करो सबसे पहले, और उसके बाद लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ जाओ। ठीक है, दिस वॉज द रिकॉर्डिंग फॉर बिजनेस रिस्क का एक क्वेश्चन जो कि मैंने कराना था। इट इज अगेन माई रिक्वेस्ट कि आप इसको फाइनल क्वेश्चन मत समझें। आप ये मत समझें कि इसके बाद मैं आपको इन टॉपिक्स जो आज हमारे खत्म हो गए हैं, जिसमें ऑडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आगे कंटिन्यू भी होगा, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ये चीजें जो खत्म हो गई हैं, आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक टू देम, और मेरे को ये एक्सप्लेन नहीं करने वाला या समझाने नहीं लगा किसी को, मैं समझाऊंगा, लेकिन ओनली इन द केस कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो और मेरे से पूछ रहे हो, पूछो कि कैसे, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, मेरे से पूछो, सेंड मी रिकॉर्डिंग, मैं आपको समझा दूंगा, रिकॉर्डिंग पे ही समझा सकता हूँ, बट डू गिव मी सम टाइम, कि हो सकता है मैं उस वक्त बिजी हूँ तो मैं ना समझा सकूँ, लेकिन आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, डू गो थ्रू द क्वेश्चंस। इसके बहुत ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको अगर मैं लेके जाऊं। देखो, आपका किट के अंदर यहाँ पे ये जो सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये सारे आपके पास, मेरे पास हो सकता है किट पुरानी हो, लेकिन मेरे पास 14 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैंने कितने कराए हैं, राइडर करवाया हुआ है, मार्केट मैंने कराया आपको, राइडर ग्रुप मैंने पूरा क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ वो पार्ट्स हमने छोड़े जो अभी हमारे कोर्स से रिलेवेंट नहीं है, जो हमने अभी कंप्लीट नहीं किया जिसका कोर्स, वो छोड़े हैं। रेड बैग स्पोर्ट्स का मैंने सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए करवाया आपको, आप बाकी पार्ट्स खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो, इनको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी तो वो पिछली 2 रिकॉर्डिंग सुन सकता है। जो सेकंड रिकॉर्डिंग है, लेटेस्ट जो पिछली रिकॉर्डिंग है वो मार्केट है, और उससे जो पुरानी है वो राइटर ग्रुप की मैंने करवाई हुई है, और आज की रिकॉर्डिंग में ये हो गया। ये सारे क्वेश्चंस अभी आपके पास इतना मटेरियल पड़ा है, इसको करो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करो। बैसेट ग्रुप भी बल्कि मैंने करवाया हुआ है आपको, मार्केट नहीं करवाया, सॉरी, मार्केट मैंने नहीं करवाया, मैंने बैसेट ग्रुप करवाया हुआ है। ठीक है, ये मैंने करवाया हुआ है। अब बाकी आपके पास मार्गरेट है, ईगल है, ये जिस सनशाइन होटल ग्रुप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सितंबर दिसंबर 17 का क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉरल ग्रुप भी इस तरह इंपॉर्टेंट है, जेड कम्युनिकेशंस ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है, वैंकूवर ग्रुप, ये सारे इंपॉर्टेंट है। दाली दाली बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनोली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएस ग्रुप, ये सारे क्वेश्चंस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको करें, लाजमी करें, और जब आपसे हो कोई चीज ना समझ आए, इफ a group of students come to me and ask कि यार ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया, ये वाला कराएं, मैं पूरी रिकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के ऊपर बना के अपलोड करूंगा अगर नहीं समझ आएगी। ठीक है, इस तरह से अगर आप करोगे तब मुझे पता चलेगा आर देयर इश्यूज और आर देयर नॉट एनी काइंड ऑफ इश्यूज। जब नहीं है तो ऑब्वियसली मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, अगर इश्यूज हैं तो मैं लाजमी कराऊंगा। लेकिन अब हमारा ये वाला कोर्स है ना खत्म हो चुका है, बिजनेस रिस्क, ऑडिट रिस्क एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, और इसमें छोटे मोटे जो टॉपिक्स थे इससे जो रिलेट करते थे। अब नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स प्रोफेशनल एंड एथिकल पार्ट ऑफ द साइड,
और उसके बाद हम लोग अदर असाइनमेंट्स और छोटे-मोटे डिफरेंट टॉपिक्स ओपिनियंस वगैरह, ऑडिट रिपोर्ट, हॉट रिव्यू क्या होता है, कोल्ड रिव्यू क्या होता है, इनकी तरफ मूव करेंगे और ये छोटे टॉपिक्स हैं। 2 दिन में आपका एक टॉपिक खत्म होता है और उसके बाद 1, 2, 3 दिन हमने उसके क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है? सो गो थ्रू दीज़ क्वेश्चंस, आपको टाइम मिलेगा, अभी बहुत टाइम है। राइट नाउ इट इज़ 12th ऑफ अप्रैल, आज जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपका पेपर जून में है। यू हैव टू मच टाइम टू डू ऑल ऑफ दीज़ क्वेश्चंस एंड डू ऑल ऑफ दीज़ क्वेश्चंस। आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। And when you have any kind of problem, do ask me that problem, and I will be more than willing to help you out with that problem, inshallah. Thank you all, and Allah Hafiz and bye bye.